रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के पार पहुंचा। एक मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाजार में बुल्स का जोश है। 18,000 के मुकाम की ओर बढ़ा निफ्टी। 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आज कर रहा है आउट परफॉर्म। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक दिखा रहे हैं दम। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में लौटा। ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी। लगातार चौथे दिन उछलकर 11 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। करीब 5% के उछाल के साथ मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम और अशोक लेलैंड भी लगभग 3% से ज्यादा भागे। मल्टीप्लेक्स शेयरों में लौटी शानदार रौनक। पीवीआर और आइनॉक्स लेजर 6 से 10% तक उछले। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे थिएटर और मल्टीप्लेक्स। जल्द जारी होंगे नियम। बीईएमएल, एससीआई, एमटेल समेत दर्जनों पीएसयू कंपनियों की जमीन बेचने की प्रक्रिया में आएगी तेजी। नेशनल लैंड मनरेशन कॉर्पोरेशन के गठन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में गिरावट। सूत्रों के मुताबिक एक्सा एसए की कंपनी में 1.25 करोड़ शेयर ब्लॉक डील के जरिए बेचने की योजना। 1 से 2 महीने में कभी भी हिस्सा बिक्री संभव। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। चलिए, सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजार अपफ्रंट बता दूं आपको हल्की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले 1.5 घंटे में एक्सपर्ट्स का क्या पैनल होगा आपकी मदद करने के लिए, वो देख लीजिए। कमाई के अड्डे में हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ेगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए मुंबई से जुड़े हैं प्रकाश गाबा, राजेश सतपुते, आशीष चतुर्मोता और राहुल शर्मा। राजस्थान के बीकानेर से हमारे साथ होंगे चंदन तापड़िया। मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ होंगी रचना वैद्य। साथ में सुमित बताएंगे आपको आज का इक्का वो कौन सा स्टॉक है और क्यों। यतिन बताएंगे डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है। आज सुबह से आपने इस चैनल पे सुना होगा, अब आप स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। ऑटो एज अ स्पेस में जबरदस्त तेजी, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के मूव्स। वो पॉकेट एक्सपायरी के वीक में आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में ऑटोज में चल क्या रहा है, फेस्टिव डिमांड कैसी रहेगी, इन सब पे बातचीत मेरी सहयोगी दीपाली राणा जुड़ेंगी, जो ऑटोज को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक करती हैं। उनसे होगी चर्चा। साथ साथ 3 बजे रोज की तरह भसीन सर जुड़ेंगे अपने भरोसेमंद पिक्स देने के लिए, भरोसेमंद शेयर्स बताने के लिए। लेकिन चलिए शुरुआत कर देते हैं इस समय की बाजार की चाल से। जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे बड़ी वाली दिखाइए। वीरू को रियलाइज होना चाहिए ना कि वो मुंबई में क्या मिस कर रहे हैं। तो जब स्क्रीन अपने पास है तो अपन दिखाएंगे। तो भारतीय बाजार इस समय के 2 बजे का ट्रेड जो हो रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी में शुरुआत मजबूत हुई थी। मजबूत इसीलिए थी कि फ्राइडे को सेशन बढ़िया था यूएस में, जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे बेहतर था। और हाईलाइट था आज सुबह निफ्टी फ्यूचर, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स बढ़िया तेजी दिखा रहे थे। तो गैप अप हुआ। ये जो दिन के पीक बने 90 पॉइंट का उछाल था भारतीय बाजार में। वहां से लेकिन रैली फिजल आउट हुई। नहीं, निफ्टी वापस लगाइए। वहां से रैली फिजल आउट हुई, हम लाल निशान में स्लिप हुए। 90 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गया। और अब वो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। और 30-35 पॉइंट हम इस समय मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि हल्के हरे निशान में लोअर लेवल से 80-85 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो अच्छे सुबह से जो पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है वो डॉक्टर साहब ने दिखा दिया था निफ्टी बैंक। लगाड़ रही है ये पॉकेट। बीते पूरे हफ्ते निफ्टी बैंक ने वीक ऑन वीक कुछ मूवमेंट नहीं दिया हमको। निफ्टी में 1.5% का आउट परफॉर्मेंस था। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में वो एनोमली करेक्ट होती हुई निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। 1% की मजबूती। वैसे एक समय दिन के हाईज पर ये निफ्टी बैंक 500-550 पॉइंट की मजबूती दिखा रहा था, लेकिन अभी भी आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में कंटिन्यू होता हुआ। तो जब निफ्टी बैंक इतना अच्छा कर रहा है तो निफ्टी क्यों थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा सा पस्त नजर आ रहा है?
वो इसीलिए कि आईटी जैसी दूसरी हैवीवेट पॉकेट जो है उसमें अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली का दबाव हावी है। इनफैक्ट अब इस समय 2.5% से ज्यादा वो इंडेक्स कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। तो ये अब तक का सूरत हाल है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी मजबूती दिखा रहे हैं 100-125 पॉइंट के आसपास की। यूरोपियन मार्केट जो खुले हैं, कैक्स, डैक्स, फुटसी 1/3 से 3/4% तक का उछाल है। तो डेवलप्ड मार्केट्स में आज के ओवरनाइट क्यूज आज ग्रैब करेंगे हम। अब तक तो लग रहा है मजबूती के साथ ही उन मार्केट्स में कामकाज हो रहा है। यूरोप में हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि यूएस में भी आज सेशन बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो ये अब तक की कहानी। लेकिन सुबह जब चर्चा हो रही थी, आज सुबह मॉर्निंग कॉल से, तो वीरू ने कहा था भाई डिप्स में खरीदारी करने का बाजार है ये, आपको रहना तो लॉन्ग्स की तरफ ही है। इस बाजार में एंट्री पॉइंट तलाशें, अभी भी गेंस देखने को मिलेंगे। और निफ्टी बैंक की तेजी को भुनाना है तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, रेड आप रखिएगा। बिल्कुल वैसे ही बाजार प्ले आउट होता हुआ। पहले जरा वीरू निफ्टी की चर्चा कर ली जाए। वो डिप्स में खरीदारी करने का मन बनाया होता तो गेंस तो मिलने शुरू हो गए, लेकिन इस समय करंट डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है भाई हमको? आशीष देखिए, दो चीजें थी। मैं बात सुबह हुई थी कि वोलेटिलिटी रहेगी, याद रखिएगा। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। और जो चैनल हमने सुबह सुबह ड्रॉ करी थी उसके मुताबिक 17,961, 17,987 कि ऊपर की तरफ दो लेवल हैं और नीचे की तरफ लेवल था आशीष, आपको याद होगा 17,777। इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। और आज का लो था करीब करीब 800, आप समझ लीजिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने उस डिप को बाय किया है, आपके पास अच्छे 80 पॉइंट का मूव है। लेकिन जिस प्रकार के यूएस मार्केट की अगर आप देखें समरी, आपने आशीष पेश की डाउ फ्यूचर्स की, अगर इसमें अभी 881 का लेवल है, करीब करीब 50 पॉइंट और जुड़ जाए इंट्राडे में, मैं क्लोजिंग नहीं कह रहा हूं, इंट्राडे में यहां से 50 पॉइंट और जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि कॉल राइटर वहीं पर है आशीष, 18,000 पे है। अभी इस प्रकार के स्टेट्स नहीं है कि वो कॉल राइटर उतर के थोड़ा सा नीचे आ गया हो, यानी 17,900 पे आ गया हो। तो इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 50 पॉइंट और मिल जाए। निफ्टी बैंक में आशीष 38,080 ये थ्रेश होल्ड पॉइंट था, वो कटा, एक स्विंग मिल गया। और इस डेटा को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी यानी जो 38,216 पे है, आपको 200-300 पॉइंट और दे दे, यानी 38,500 के अपने जोन पे चला जाए। और उसके पीछे कारण ये है आशीष कि 38,000 के बाद कॉल राइटर सिर्फ 38,500 पे है। तो स्ट्रॉन्ग स्विंग की पॉसिबिलिटी है। और मैं एक और महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा आशीष, आज ऑटो में हमने स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट की थी। मारुति हमारा पहला ट्रेड था, वो 7100 की कॉल 80 रुपए की 325 रुपए हो गई है। मेरे स्क्रीन पे टिक बाय टिक जो अगर आप देखें डेटा अपडेट होता है, वो ये कह रहा है कि ऑटो में बेयर ट्रैप हुआ है। मंदड़िए अगर आप देखें शॉर्ट्स पे फंसे हुए हैं। ओआई डिक्लाइन मारुति, ओआई डिक्लाइन भारत फॉर्ज, ओआई डिक्लाइन M&M, यानी शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे है। तो अगले 1-1.5 घंटे के लिए मेरा जिस स्टॉक पे फोकस रहेगा वो है मारुति, और साथ ही साथ भारत फौज। मेजर शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में हो रही है। 781 पे रोलिंग ट्रेड करता हुआ आशीष इस स्टॉक पे नजर रखनी है, और पूरे के पूरे ऑटो पे नजर रखनी है आशीष। पूरे के पूरे ऑटो पैक पे नजर रखनी है। और आज सुबह बताया था 7100 का मारुति का कॉल पकड़ने के लिए। मेरे ख्याल से वीरू 50 पे था वो उस समय, 80 पे था, 80 है ना, 80-90 पे था, 80 पे। डायरेक्टर अभी दिखाइए जरा, वो अगर सुबह कॉल लिया होता जो सजेस्ट किया गया था मारुति का 7100 का कॉल, 80 पे बोला था लेने को, और इस समय खड़ा है 350 पे। गजब का मोमेंटम उस कॉल ने पकड़ा, गजब का मोमेंटम ये पूरा स्पेस पकड़ता हुआ। खैर इंडिविजुअली ये सब थीम्स, ये सब स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। वीरू निफ्टी बैंक हो गया है ना, मैं लौट के आता हूं। पहले जरा चतुर्मोतो साहब को अब इंक्लूड कर लिया जाए, सबको दिखाइए जो जो जुड़ चुके हैं इस समय पैनल में। चतुर्मोतो साहब, क्या रीडिंग कहती है? कुछ ले जाने का मन या कुछ बचे हुए 1.5 घंटे में ट्रेड करने का मन निफ्टी बैंक पे क्या? बिल्कुल आशीष जी, देखिए तो बैंकिंग पे तो जैसे हमने सुबह कमेंट्री की, बहुत पॉजिटिव रुझान है। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे ही पहले बात करूं तो 38,100 का एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन बनाया, तो 38,600 की एक ट्रेजेक्ट्री बैंक निफ्टी में खुलेगी। और स्टॉक हमारा जो अभी प्रिफर्ड बेट रहेगा आईसीआईसीआई भी रहेगा, जहां पे हमने सुबह बात की अभी फ्रेश पोजीशन लेनी हो तो 723 रुपए का स्टॉप लॉस, 745 के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे।
और आज की जो मेरी टॉप पिक 2 बजे की है वो है ऑटो बास्केट से टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में एक बहुत ही अच्छा एक बेस बना और करीब करीब अगर से हम देखें पिछले 5 से 7 हफ्तों का कंसोलिडेशन आज ब्रेकआउट हो चुका है। ऑलरेडी 4-5% बढ़ा है, बट इसको अगर से आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो एक बहुत बड़े अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर पे नजर आता है। और अब मुझे लगता है यहाँ पर पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को नजर आ सकती है। 327 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी की मेरी राय रहेगी। 355 के लक्ष्य पोजिशनली भी और ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो एक अच्छी खासी 7 से 8% की तेजी बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो सिर्फ ऑटो की चर्चा हो रही है हर जगह। सुबह भी मुझे याद पड़ता है ज्यादातर जो सारे कॉल्स आए थे लार्जली सब ऑटो सेंट्रिक थे। अब रिपीट नहीं करूंगा सारे कॉल्स। और इस समय जो पहला कॉल आया है वो भी ऑटो स्पेस से। एक और ओईएम आपकी स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स, खरीदारी करने का मन। मैं रिविजिट कर दूंगा उस कॉल को। जब मैं ऑटोज की बात कर रहा हूं तो ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस सबके रडार पे थी। मेरे ख्याल से सतपुते साहब ने भी सुबह हमारा राजा बैटरीज दिया था। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कहां पे खड़ा है। 740 का वो कॉल था आज सुबह खरीदने का। डायरेक्टर साहब दिखा नहीं रहे। अमर राजा, हाँ, तो अमर राजा 760 पे आके खड़ा हो गया है। बढ़िया मूव आया यहाँ पे भी। सतपुते साहब क्या करना है अभी? बुक कर लूं या स्टॉप लॉस ऊपर ले आऊं थोड़ा? देखिए, इंट्राडे प्लेयर के लिए तो हमेशा प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं यही कहूंगा आशीष, पोजिशनली ये अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि यहाँ पे और चलेगा 764, 765। एक छोटा रेजिस्टेंस है 766 के आसपास, तो यही मेरा टारगेट था 765। इसलिए मैंने कहा इंट्राडे वाले बुक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होना चाहिए 820 से 830। अभी देखते हैं कैसे आता है। लेकिन मेरे लिए मैं ये कहूंगा अगर आपने थोड़ा पोजिशनल रखना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 750। 750 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है ये 800 को पार करेगा। आशीष, जो मेरा कॉल है वो फिर से ऑटो का ही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑटो में मोमेंट पैन आउट हो रहा है और जिस तरह से बेयर ट्रैप है, जैसे वीरेन ने कहा सुबह मारुति क्या बढ़िया पकड़ा था उन्होंने। सो टीवीएस मोटर, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे टीवीएस मोटर में यहाँ पे बाइंग है। लोअर लेवल से रिकवरी है, एबीसी फॉर्मेशन की शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना ये रिकवरी जो है आप पुल बैक कह सकते हैं कि इसका जो टारगेट होगा कम से कम अगर आप देखें तो मुझे लगता है 585 का एक कंजर्वेटिव टारगेट मैंने रखा है। लेकिन 600 के पार भी चला जा सकता है। तो टीवीएस मोटर एट दिस लेवल बढ़िया है। स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 735 का। जी हाँ आशीष, इस वक्त स्क्रीन पे सिर्फ ऑटो प्रिवेल कर रहा है। अगर आप देखें अमर राजा बैटरीज रोलिंग डे हाई, एमएनएम रोलिंग डे हाई, टीवीएस मोटर रोलिंग डे हाई, आपका भारत फौज रोलिंग डे हाई, अमर राजा बैटरीज डे हाई। ऑटो ऑटो ऑटो। प्रकाश गावा सर, आपका भी ऑटो या फिर कुछ और ही है इस वक्त? एक चीज और है इस वक्त स्क्रीन पे, एक सेक्टर और जो कि स्विंग दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा ये रोलोवर्स की फिगर है। देखिए दो चीज़ें होती हैं हमेशा रोलोवर की फिगर को जब रीड करिए तो देखिए कि एग्जैक्टली जब आप दो सीरीज को रीड करते हैं, आप सितंबर की सीरीज को रीड कर रहे होंगे और आप अक्टूबर की सीरीज को रीड कर रहे होंगे। देखिए अक्टूबर का एडिशन कितना है, लेकिन ये भी देखिए कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है। उस डेटा पे फोकस कीजिएगा आज, क्योंकि रोलोवर तो पूरे में ही हो रहा है। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? और सीमेंट इस वक्त एक और स्पेस जो कि ऑटो के साथ डिलीवर करता हुआ, ग्रासिम एट डे हाई, एसीसी एट डे हाई, अंबुजा एट डे हाई, क्या पकड़ेंगे आप? देखिए ऐसा है कि वीरेन, आज सुबह से हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में शुरू किया था ऑटो। उसके बाद शायद 10 बजे आफ्टर ओपन मैंने दिया था अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर। 1 बजे दिया था मैंने अमर राजा बैटरी, और अब भी ऑटो ही है, वो है भारत फोर्ज। ये मुझे लगता है भारत फोर्ज 800 पार कर लेगा। पहला टारगेट 800 है। स्टॉप तो मैंने 750 का दिया है, लेकिन वो 765 लगा दीजिए क्योंकि बढ़ चुका है। लेकिन 800 पार कर लेगा भारत फोर्ज। ऑटो में तेजी है, दौड़ रहा है, फर्स्ट ड्राइव में लगता है भाई गजब तेजी है। सुबह सारे कॉल्स और अब इस समय के सारे पिक्स सिर्फ ऑटो एज अ स्पेस को लेकर आते हुए। टीवीएस मोटर्स खरीदिए, सतपुते साहब कह रहे हैं 585 के टारगेट्स। भारत फोर्ज गावा सर कह रहे हैं भाई खरीद लीजिए, 800 प्लस के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। और चतुर मोता साहब ने भी टाटा मोटर्स पे ही दाव लगाने की बात करी है, 355 के लक्ष्य। टाटा मोटर्स का डीवीआर दोनों गजब कर रहे हैं, 5% ऊपर है डीवीआर, तो मेरे ख्याल से 6-7% तक की मजबूती इस समय दिखाता हुआ। तो बढ़िया मूव ऑटो एज अ स्पेस में आता हुआ, और सारे के सारे पिक्स वहीं पे हैं
इसीलिए दीपाली कुछ देर बाद जुड़ेंगी। दीपाली से यही जानना है कि क्या डिस्काउंटिंग चल रही है बाजार में, क्या इस महीने के इस हफ्ते के एंड में फ्राइडे को ही इस सितंबर बिक्री के आंकड़े आने और अक्टूबर का जो अगली सीरीज लगेगी उसमें ध्यान रखिए सारा फेस्टिव डिमांड वापस लौट। 15 तारीख को दशहरा है, 15 अक्टूबर को सारा फेस्टिवल मूड वहां पे कैप्चर होना है। तो फेस्टिव डिमांड से पहले आप देख रहे हैं ऑटोज में ट्रैक्शन मोमेंटम आता हुआ, और इस फेस्टिव डिमांड के बीच में एक और चीज बदल रही है, बहुत एग्रेसिव लॉन्चेस होते हुए अक्रॉस द बोर्ड हर ऑटो मेजर की तरफ से। तो ये सब और फेस्टिव मोमेंटम चीयर में और कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। बात करते करते मारुति अब 7% का उछाल, 450 पॉइंट की रैली, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.25-4.5% का मूव। टाटा मोटर्स की तो हमने चर्चा करी ही थी, तो ऑटो ही है वो पॉकेट जो इस समय वीरू लाइमलाइट खींचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मारुति शराब खत्म होते ही साथ सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर देंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसे भाग रहा है आज। गजब की तेजी यहाँ पे अगर आप देखें तो इतनी तो हमने भी सोची नहीं थी सुबह सुबह आशीष। 450 रुपए ऊपर, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। अच्छा आप देखिए कि कुछ ट्रेड्स कितने अगर आप देखें अच्छा करते हुए। मैं एक बार ओआई की समरी देख रहा था, इस वक्त ऑटो में शॉर्ट कवरिंग, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ऑटो में शॉर्ट कवरिंग, सीमेंट में भी अगर आप देखें इस वक्त बाइंग नजर आ रही है। एक बार जरा आशीष देखिएगा सीमेंट में क्या पिक करना चाहेंगे आप इस वक्त? वीरेंद्र, मेरे हिसाब से मैं जस्ट अंबुजा का चार्ट ही चेक कर रहा था और काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। और आपने अभी जो सीमेंट की बात की, वो मेरा भी मानना है कि सीमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अंबुजा में आज वॉल्यूम भी काफी सरप्राइजिंगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को नजर आ रहे हैं इस रिकवरी के अंदर में। तो मेरे हिसाब से 413 के स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा में खरीदारी की राय रहेगी। 430 के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे मैं अंबुजा के स्टॉक में देख रहा हूं। और क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट में भी ये स्टॉक काफी एक्टिव है, तो अंबुजा सीमेंट की 420 रुपए की कॉल मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्सपायरी के हिसाब से इसको देखना चाहिए। 420 रुपए की कॉल 5 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है। 4 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 10 रुपए के लक्ष्य इस 420 की कॉल ऑप्शन में, अंबुजा सीमेंट की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 420 की कॉल पे रखिए नजर, इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अच्छा ऑप्शंस में आप लेके आइए जरा आशीष, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पिछले अगर आप एक घंटे को देखें, मैं कुछ ट्रेड्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, आप अदानी इंटरप्राइजेस को देखिएगा 15-14 डे हाई पर, और कुछ चार्ट पैटर्न्स पिछले अगर आप देखें 20 दिनों में ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से अगर आप देखें बहुत अच्छा मूव दिया। मारुति सुबह आज बेस से निकला। एक बार अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट लिखे आइएगा, 7 जून का हाई था अप्रोक्सीमेटली 1715, उसके बाद इसका आशीष 8 सितंबर का हाई था अप्रोक्सीमेटली 1610। ये पूरे आप समझ लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी करीब करीब 4 सीरीज की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाहर की तरफ कटती हुई, ऊपर की तरफ कटती हुई। और इंटरेस्टिंगली आज ही की कैंडल में 3 आपके एवरेजेस कवर हो रहे हैं। 150 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 50 भी आ रहा है। ये किसी स्ट्रॉन्ग स्विंग की, और देखिए बात करते करते क्या स्विंग आया इसमें 1522, इस पर क्या अप्रोच रहेगी आपकी, और ये क्या बड़े टारगेट दे रहा है ऊपर की तरफ आशीष, जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई है आज की उसको देखने के बाद? भी चार्ट को एक्सप्लेन किया और इसके डेटा पॉइंट्स को भी रखा है वीरेंद्र। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि चार्ट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और ये चार्ट अगर से सही तरह से प्ले आउट हो गया तो मेरे हिसाब से 200 रुपए की तेजी भी आपको अडानी के स्टॉक में पोजिशनली आती हुई नजर आएगी। ट्रेडिंग के लिहाज से लास्ट वीक के हाई को क्रॉस किया और इसके इमीडिएट लक्ष्य 1560-65 के बनेंगे, जो कि 40 रुपए 50 रुपए इमीडिएट बेसिस पर ये स्टॉक रन कर सकता है। उसके लिए मैं समझता हूँ 1500 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट जैसा आपने बखूबी इस चार्ट को लॉन्ग टर्म्स में पैटर्न में समझाया और इसके एवरेजेस को समझाया, उसको देखते मुझे लगता है कि अगर से 1500 के लेवल होल्ड कर गया तो स्टॉक आने वाले दिनों में 1640, 1680 और 1720 ये 3 ट्रेजेक्टरी आपको क्रॉस करता हुआ आने वाले कुछ दिनों में नजर आ सकता है। इस समय तो सीमेंट इस समय पिकअप कर रहा है। तो आप लोग अंबुजा की चर्चा कर रहे थे, श्री का इंटरडे चार्ट जरा स्क्रीन्स पर लेकर आइए, अल्ट्राटेक सीमेंट को स्क्रीन्स पर लेकर आइए, देखिए सारे सीमेंट मेजर्स, ग्रासिम को स्क्रीन्स पर लेकर आइए। क्या मूव आने शुरू है, इंटरडे दिखाइए तब तो मूव कैप्चर होगा, ऐसे स्टैक दिखाने से मजा नहीं आएगा।
तो इंट्राडे चार्ट्स इन सबके स्टॉक के दिखाइएगा। श्री का दिखाइए डायरेक्टर साहब। 270 रुपए का अपटिक है। अंबुजा आपकी स्क्रीन पर देखिए एकदम से क्या मूव आ रहा है। एसीसी 1.5% का अपटिक। तो ऑटो पहले बैंक्स थे, फिर दिन के दौरान सरप्राइज पैक था ऑटोज में, तगड़ा ट्रैक्शन, ओपनिंग के बाद से वो ट्रैक्शन नजर आया। सीमेंट को आप रडार पर रखिए जरा इस कमाई के अड्डे में, बहुत ही बढ़िया मूव सारे सीमेंट स्टॉक्स में बनता हुआ। मेरे ख्याल से आशीष जी ने अंबुजा की चर्चा तो कर दी। सत्यदेव साहब, ये कुछ सीमेंट वेमेंट प्ले अच्छा मूव दिखा रहा है, सीमेंट एज अ स्पेस, कोई रडार पे आया क्या आपके स्कैनर पे? यहाँ पे सबसे बढ़िया है रैमको सीमेंट, वहां पे मूव शुरू होना बाकी है। 979 पे चल रहा है। मुझे लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1000 का, यानी 20 रुपए का मूव यहाँ पे बाकी है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको 972 का। ये तो अंबुजा के बाद रैमको, लेकिन सीमेंट एज अ स्पेस तगड़ा मोमेंटम दिखाती हुई। और इस बीच जुड़ गए दीवान साहब। दीवान साहब आए, गुड आफ्टरनून। दीवान साहब, ये बड़ा तगड़ा मोमेंटम बाजार में, और अब तो वो सारे वो कंसर्न्स जो थे हम डाइजेस्ट कर गए। वो चाइना का एवरग्रांडे, वो फेड की बैठक, और वो हॉकिश साउंड करने के बाद भी हम आसानी से पचा गए इस बाजार में वो सब आउटकम को। क्या लग रहा है अभी और स्ट्रेंथ बची है क्या, और सिग्निफिकेंट अपस्टिक्स एक्सपेक्ट करूं क्या भारतीय बाजार में? हम रिटेल क्या रोड स्पोर्ट का थोड़ा टेंशन रहता है, पीछे की रैली देख के लगता है कहीं आज ना चला जाए, आज ना गिर जाए। अभी मोमेंटम है ना, अभी दमखम है ना, अभी स्टीम बची है ना? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, ये सवाल तो जिसको कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन है। पैसे इतने बन सकते हैं अगर ये सवाल का जवाब सटीक तरह से किसी के पास भी होता तो। बट पॉइंट इज कि पैसे बनाने के लिए मार्केट ने आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं ये देखिए। और मार्केट जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो हकीकत है और जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें इतना डिफरेंस ज्यादा होने लगा था कि लोग आश्चर्य इसीलिए कर रहे हैं कि सेंसेक्स 60,000 पहुंच गया। हमने शुक्रवार को नीरज भाई के साथ एक शाम को जो प्रोग्राम किया, उसमें सवाल इस टाइप के उठाए थे कि 60,000 के बाद क्या मार्केट रुक जाएगा? कोई ऐसा तो कहीं है नहीं कि मार्केट की वैल्यूएशन भी कोई लिमिट डाली हुई है कि साल में आप इतना ही बढ़ सकते हो। सो ये जो मार्केट है, ये आपको ये चीज बता रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया, खास करके जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं, उसमें बहुत सब चेंजेस आए हैं। और रिस्क क्या है? रिस्क जो भी चीज नेगेटिव एक्सपेक्टेड होती है या हमारे सामने होती है, चाहे एफओएमसी की मीट जैसे आपने जिसका जिक्र किया, एवरग्रांडे के दिवालिये का वो आया था जो एक वेव, और थर्ड वेव की बातें हमने कई बार सुनी। ये सब चीज मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है। तो जो रिस्क नोन है उससे आपको कोई घबराना नहीं है। जो मार्केट में अगर कोई गिरावट आ सकती है तो वो मैं बार बार यही समझाता हूं, उसी तरह से आ सकती है, उसी कारण से आ सकती है जो आपको पता नहीं है, और वो रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि इक्विटी का नेचर ऐसा है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड अच्छी कंपनीज में हैं आशीष, जिनके कारोबार में असर कोई इस टाइप का नेगेटिव नहीं पड़ेगा तो बहुत कम समय के लिए पड़ेगा, कम अवधि और कम मात्रा में पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। सो ये मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन था, मोमेंटम उस जारी है, लेकिन अभी भी आपको बहुत जगह वैल्यू या एक बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते हुए, या प्रमोटर्स जो हैं कंपनीज के, उनका रुख चेंज होते हुए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बरकरार रहेंगी। आप सेक्टर रोटेशन देखिए, आईटी को हम भूल गए एक हफ्ते से, क्योंकि आईटी चल नहीं रहा। अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन जैसी नजदीक आने लगे, 12 तारीख को इन्फोसिस ने बिगुल बजाया हुआ है रिजल्ट का, तो आप आईटी के पीछे आ जाएंगे। अब वो एफएमसीजी चला आईटी के बाद, मेटल्स चले उससे पहले, अब आप रियल्टी देख रहे हैं, अब आप पेपर देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं। तो मार्केट हमेशा एक एक सेक्टर के पीछे जो मोमेंटम जारी रहता है वो पल्स वेव्स में आता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बढ़िया मार्केट रहा है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। थोड़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो सिलेक्टिव रहिए, और स्टॉक्स को अगर आप देखें, थोड़ा अगर चुनाव अच्छा रहा तो पैसा मिलेगा आपको। इस बीच में अलर्ट दे दूं यहाँ पर, अभी आशीष ने जो वो ट्रेड मेंशन किया था अदानी इंटरप्राइजेस, वहाँ से करीब 10 रुपये का स्विंग। एक अलर्ट ये है कि अदानी समूह के स्टॉक्स काफ़ी लिक्विडिटी अपनी तरफ खींचते हुए, अदानी पोर्ट्स एट डे हाई, अदानी इंटरप्राइजेस एट डे हाई, और बाकी अगर आप देखें ऑटो का तो खैर दिन ही है आज, और सीमेंट भी चलते हुए। लेकिन ऑटो चल क्यों रहे हैं? और जब शुक्रवार यानी 1 तारीख को हम मुलाकात करेंगे, सुबह सुबह बात करेंगे, तो ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आएंगे।
अब देखिए थोड़ा सा अपडेट लेते हैं जरा। मेरी सहयोगी दीपाली हमारे साथ मौजूद हैं। किन किन कंपनियों पर हमें रखनी है नज़र, कहाँ कहाँ पे लॉन्चेस अच्छे थे, किन किन के अगर आप देखिए नए नए लॉन्चेस ने उनके लिए वॉल्यूम्स क्रिएट किए, थोड़ा सा एक जायजा लेने की कोशिश करते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट इस बार के मंथली नंबर्स पे कैसा रहेगा। दीपाली बताइए प्लीज। शुक्रिया वीरेन। और इनफैक्ट आज जो तेजी बनी है या फिर पिछले 3-4 दिनों में जो एक्शन बना है वो तो आपने मेंशन किया, लेकिन कई इंपॉर्टेंट रीजंस रहे हैं जिन्होंने फ्यूल किया है इस मोमेंटम को। सबसे पहली चीज तो वीरेन ये कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से ऑलरेडी हमने अगस्त में स्टॉक्स में एक डिप लगते हुए देखा, और उसके बाद इनफैक्ट अगर जुलाई एंड की या फिर अगस्त स्टार्टिंग की बात करें तो जो भी इंटरेक्शन हमारा कंपनीज के साथ हुआ, फिर चाहे वो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो या फिर अनलिस्टेड प्लेयर्स ही क्यों ना हो, ह्यूंडई जैसे, उनका सबका कहना यही था कि अभी तो ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन अगले 2 महीने में यानी टूवर्ड सितंबर अक्टूबर चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी। और अब जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यही न्यूज फ्लो बना हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो अब यहाँ से बॉटम आउट होती हुई दिखेगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है इस तेजी के पीछे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप डिमांड देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। आमतौर पे हम फेस्टिवल सीजन के आसपास कई लॉन्चेस देखते हैं हर साल ही, लेकिन इस बार जो वाइब्रेंसी है लॉन्चेस की वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है और उसी डिमांड को मीट करने के लिए हर कंपनी गेयर अप कर रही है अपने लॉन्चेस के साथ। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं। अगस्त क्लोज के बाद से हमने वैल्यूएशंस काफी अच्छी देखी। अगर आप पीई देखेंगे इन कंपनीज का तो काफी अच्छे भाव पर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्चेस की बात करें, आप देखिए इनफैक्ट सितंबर के शुरुआत से ही 2 व्हीलर ऑटो कंपनीज हो या फिर 4 व्हीलर ऑटो कंपनीज हो, इनकी ओर से हम लगातार लॉन्चेस देख रहे हैं। अभी दिवाली को सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है और आपको मैं लिस्ट बता दूं नए लॉन्चेस की। एमजी अपनी एस्ट्रो को लॉन्च करने वाली, आज इनफैक्ट हमने ये ड्राइव की है लेकिन ये जल्द लॉन्च होगी। महिंद्रा एक्सयूवी 700 जिसका इंतजार वीरेन आप भी कर रहे हैं और काफी व्यूअर्स है जो कि वेट कर रहे हैं, ये लॉन्च अभी होनी है। टाटा की ओर से एक कॉम्पैक्ट कार आएगी पंच, टोयोटा की ओर से बेल्टा एक कार आएगी, मारुति अपनी नई सिलेरियो को लेकर आएगी, स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर के सीएनजी वेरिएंट्स आ सकते हैं, इनकी भी काफी चर्चा समय से हो रही है, काफी कंज्यूमर्स है जो वेट कर रहे हैं। फोर्स की ओर से गुरखा। तो आप देखिए सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, अगर 2 व्हीलर्स भी आप देखेंगे तो नए लॉन्चेस की लिस्ट भी काफी लंबी है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं ना ही सिर्फ सितंबर के ऑटो सेल्स के आंकड़े बेहतर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ेंगे ये नंबर्स और इंप्रूव होंगे। ठीक है ये, लेकिन बाकी सब ठीक है। वीरू आप 700 का इंतजार क्यों कर रहे हो बेसब्री से? नहीं, मैं नहीं कर रहा। अरे अभी मैं दीपाली ने पूछ लेता बोला हूं मुझे लेने के लिए, क्या जा रहा है, पैसे थोड़े लगते हैं मुझे लेने के लिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों पे एक ही गाड़ी है, आशीष आप जानते हैं, मेरे भी जानते हैं, हम उससे खुश हैं, बिल्कुल लग रहा था। अच्छा ऑटो, क्योंकि आज बहुत चर्चा में दीपाली ने बढ़िया तरीके से बताया चल क्या रहा है। डिमांड जो इंप्रूवमेंट की एंटिसिपेशन है, दूसरा नए लॉन्चेस, सब मिलकर एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी जो आज मैसिवली आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक काम करते हैं, मारुति सुजुकी के ईडी मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव सर जुड़ते हुए फोन लाइन पर। एक छोटे नोटिस पे शशांक सर एग्री करके बातचीत करने के लिए, शशांक सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले तो ये समझाएं मूड माहौल है कैसा? वो बहुत डिमांड पिकअप हुई थी वेव 1 के बाद, वो बड़ी पेंट अप डिमांड आई थी, फिर वेव 2 के बाद फिर सारा मामला लड़खड़ा गया। अब ताजा स्थिति क्या है, किस हद तक हालात पटरी पे आए हैं और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग इस बार की फेस्टिव सेल्स, इस बार की फेस्टिव डिमांड को लेकर? तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वेव 1 के बाद से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हटके जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट की तरफ से रुझान हुआ था कंज्यूमर्स का, उसकी वजह से अच्छी तेजी हुई थी डिमांड में। और दूसरी वजह यह भी थी कि काफी टाइम तक जो सप्लाई साइड थी वो बंद थी पहले लॉकडाउन में, जबकि दूसरे लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बरकरार रही थी, इसलिए वो जो ब्रेकडाउन हमें सप्लाई चेन की साइड से देखने को मिला था वो इस सेकंड वेव में नहीं देखने को मिला था। इसलिए जो पेंटअप डिमांड है सेकंड वेव के बाद थोड़ी कम नजर आई। लेकिन जहां तक आज की बात करें आप, तो आज हम अगर एनालाइज करें डिमांड साइड पे, तो डिमांड साइड के पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। अगर डिमांड साइड से पैरामीटर से मेरा मतलब है जैसे बुकिंग्स या इंक्वायरीज गाड़ियों की या रिटेल फिगर। लेकिन अगर सप्लाई साइड की तरफ से बात करें तो जैसे आपके प्रोग्राम में पहले भी
इसका जिक्र हुआ कि सप्लाई साइड पे सेमीकंडक्टर्स की कमी से प्रोडक्शन काफी इफेक्ट हुआ है, और ये इफेक्ट जो है सिर्फ अगस्त में नहीं था, ये इफेक्ट काफी हद तक सितंबर में भी देखने को मिलेगा और मिल रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सितंबर के आंकड़े कोई बहुत अच्छे होंगे अगस्त के मुकाबले, लेकिन डिमांड जरूर बढ़ गई है। और जहां तक आपने इसका फेस्टिवल सीजन का आपने जो प्रश्न किया, नॉर्मली क्या होता है कि जो फेस्टिवल सीजन आता है, जो इस बार 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नवरात्रों से, उसके पहले जो 15 दिन होते हैं उनको एक बुरा पीरियड माना जाता है, पितृपक्ष या श्राद्ध का पीरियड जो अभी चल रहा है। इस टाइम के इस दौरान जो होता है, रिटेल कम होती है, होलसेल ज्यादा होता है, और कंपनी ज्यादातर स्टॉक बढ़ा लेती हैं ताकि नवरात्रे में जब डिमांड की स्पाइक होती है तो उसको सर्व कर सके। इस बार वो जो स्टॉक बिल्डअप है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक थोड़ी सी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। शशांक सर, आपने बिल्कुल बात सही करी। लोग मान रहे थे कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किस हद तक कंपनीज उसकी पूर्ति कर पाएंगी वो सवालिया निशान था, क्योंकि आपने भी एक वार्निंग भेजी थी, अपडेट भेजा था, वार्निंग नहीं कहूं, कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस के चलते प्रोडक्शन इंपैक्ट हो रहा है। तो क्या डिमांड स्ट्रांग होगी, आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, और क्या उस डिमांड की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इस बात ये होने वाला है ऐसा क्या? ऐसा मुझे लग रहा है कि जो पहले जो नवरात्र का जो पहला पीरियड है जो 6 अक्टूबर से शुरू होता है, वहां पे तो मुझे लगता है जो ट्रेडिशनली स्टॉक बिल्डअप होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको श्राद्ध के पीरियड में, वो नहीं हो पाया है स्टॉक का बिल्डअप, और मुझे नहीं लगता कि वो स्टॉक का बिल्डअप हो पाएगा इस पहले जो पार्ट है इसका नवरात्रों से जो शुरू होता है जो फेस्टिवल सीजन का। लेकिन हाँ, अब जो सिचुएशन है, ये भी मेरे को अभी मैंने सुना प्रोग्राम में वो जिक्र हुआ इसका कि शायद ये बेहतरी की तरफ जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में शायद सप्लाई बेहतर हो जाए, और यही वजह है कि जो सेकंड हाफ है उसका जो उसका सीजन का, वो शायद बेहतर रहे। फर्स्ट हाफ चाहिए था स्टॉक का, वो शायद मुझे इस समय नजर नहीं आ रहा है। ओके शशांक जी, थोड़ी सी बात जरा मारुति की स्पेसिफिकली करते हैं। पिछले 2-3 महीने में आपके किन किन मॉडल्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और जहां पे बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, एक तो इसके बारे में बताइएगा। दूसरी बात सर कि जिस प्रकार से मेटल प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्रेशर डेफिनेटली है, तो फेस्टिवल सीजन में थोड़ी डिस्काउंट की उम्मीद की जाए, या फिर उस बात की इस बार पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है? आपका जो बाद वाला सवाल है उसका मैं पहले जवाब दे दूं कि जहां तक डिस्काउंट का सवाल है, वो एक्चुअली एक फंक्शन होता है डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पे क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई इस समय कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्काउंट बढ़ेंगे। मेरे नजर में डिस्काउंट पिछले सालों के मुकाबले कम रहेंगे, ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है। ये तो एक पॉइंट, ये आपका जो दूसरा सवाल था उसके ऊपर। जो पहला सवाल है आपका कि मारुति मॉडल्स में क्या वेटिंग है या किन मॉडलों में वेटिंग चल रही है, अक्रॉस द बोर्ड हमारे कई मॉडल्स पे भी प्रोडक्शन के कम होने की वजह से, खासकर आप अर्टिगा देखें, एक्सेल 6 देखें, वैगन आर देखें, सीएनजी के सारे मॉडल्स देखें, इवन स्विफ्ट और डिजायर जहाँ वहाँ पे भी वेटिंग चल रही है। तो कई मॉडल ऐसे हैं इस समय जो कि वेटिंग में है। इनफैक्ट हमारे जो पेंडिंग जो बुकिंग्स हैं उसकी तादाद काफी बहुत है, मतलब, तो इस वजह से ये वेटिंग पीरियड कई मॉडलों में बढ़ गया है। शशांक सर, 2021 कई मायने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। साल की शुरुआत में या पिछले साल के एंड में अगर मारुति ले ली होती तो डेप्रिशिएट होने की जगह एप्रिशिएट हो गई होती। आप लोगों ने 4 प्राइस हाइक ले लिए सर तो ये मारुति अप्रिशिएट हो गई होती मेरी आज तक बैठे बैठे। अच्छा, ये एक तो आपने कहा सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस, अब क्या वो कंडीशन अरेस्ट हो रही है? अब पूर्ति हो पा रही है, डिमांड मीटअप कर पा रही है, सेमीकंडक्टर्स आपको मिल रहे हैं क्या? पहला सवाल ये। और दूसरा, आजकल सब लोग जब ऑटोज की चर्चा करते हैं ना शशांक सर, तो सब ईवीज की बात करते हैं, और इस स्पेस में मारुति की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। आप लोग बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं हो क्या इस स्पेस को लेकर, या तैयारी चल रही है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट टाइप्स है, क्या है ये मामला? जी, तो जैसे सेमीकंडक्टर का जहां तक आपने सवाल किया, उसका तो मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर का जो अगर पूर्ति नॉर्मलाइज भी होती है तो कुछ वक्त के बाद उसको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स के जो साइकिल होती है, जो पूरी प्रोडक्शन साइकिल है, वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ
इवन दो सिचुएशन में भी बिकमिंग मोर नॉर्मल। आपको पता है ये कोई सूबाई या कोई मुल्की उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट्स आलमी जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं वो है ये। तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा और कैपेसिटीज वगैरह क्रिएट हो रही हैं, एंड बट डेफिनेटली इट्स गेटिंग बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट्स वन। द सेकंड पॉइंट व्हिच यू मेंशन्ड अबाउट the EVs पे हमने कई बार बोला है कि EVs में पूरी दुनिया में अभी जो है करीब 2% से कम गाड़ियां EVs की हैं, और ये जरूर ये क्लियर है कि आगे आने वाले दिनों में जब बैटरी की कॉस्ट कम होती जाएगी तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको बोल रहे हैं इंडस्ट्री में, जब EVs की जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो एक आइस व्हीकल से जो इंटरनल कंबशन इंजन हैं उनसे कम हो जाएगी, उस समय ये तेजी से इसका सेल बढ़ेगा। अब उस पर चर्चा ये हो रही है कि ये टाइम कब आएगा, 2027 में आएगा, 2028 में, 2030 में, एक्सेट्रा। तो 2030 तक ये उम्मीद है कि करीब 8 से 10% गाड़ियां इंडिया में EVs होंगी, लेकिन तब तक 70 मिलियन गाड़ी इंडिया में बनेंगी। उसमें से अगर 7 मिलियन भी अगर आप लगा लें EVs, तो 63 मिलियन व्हीकल्स विल स्टिल बी देयर। और उसकी वजह ये है कि ज्यादा इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नहीं बढ़ पा रही है EVs की इतनी सकती, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बड़ी हाई है। और इसलिए वो वजह इसलिए है क्योंकि जो बैटरी की करंट टेक्नोलॉजी है हम लोगों के पास में, वो तकनीक ऐसे है कि जिससे कि उसका कॉस्ट जो है वो हाई है, तो हमें बैटरी की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि कॉस्ट कम हो सके। और दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो रेंज एंग्जाइटी जिसको कहते हैं कंज्यूमर्स में, ये कि एक चार्ज के बाद कितनी किलोमीटर चलेगी। और यही वजह है कि दुनिया में और इंडिया में भी, इंडिया में तो 0.5% से कम सेल है EV में। तो मेरे को लगता है जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, जो लार्ज वॉल्यूम्स है जिससे कि एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ सके, या जितना बिजनेस की जो है वो मॉडल बन सके, वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और हम यही कह रहे हैं कि ये पूरा जो रूट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू है, दैट इज थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये जो 63 मिलियन गाड़ियां बनेंगी आइस की, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा अगर हमें एनवायरनमेंट पे कोई डिफरेंस करना है। तो चाहे वो CNG का प्रयोग करें या कुछ हम हाइब्रिड की बातें करें जहां पे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। तो ठीक है, वो आप कह रहे हैं EV एज अ स्पेस बहुत जल्दी पिकअप नहीं करेगी, तो ये एग्रेशन इसलिए नहीं है, ये आपकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ठीक बात। जाते जाते शशांक सर, एक वो सुजुकी जिम्नी बड़ी पसंद आती है मुझे, कब ला रहे हो आप लोग इंडिया में? और वो 5 सीटर में मजा है, 5 सीटर ला रहे हो, 7 सीटर ला रहे हो? देखिए, आपने अभी मेंशन किया, पता नहीं आप मजाक कर रहे थे कि आप शायद वो कोई गाड़ी आ रही थी कोई 7 सीटर, उसकी शायद आप उसके लिए वेट नहीं कर रहे थे। और हाँ, आपने ये जो प्रश्न किया, ये कई लोग पूछते हैं। जिम्नी को हमने पिछले ऑटो एक्सपो में दिखाया था, हम मार्केट की फीडबैक ले रहे हैं, और उसको, हाँ, हमारा पूरा इरादा तो है और हम उसको इस समय मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, और उस फीडबैक के आधार पे ही हम उसको लॉन्च करेंगे। चलिए शशांक सर, लेकिन वो 5 सीटर ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7 सीटर नहीं, 5 सीटर क्यूट है। चलिए शशांक सर, थैंक यू सो मच इस इंपॉर्टेंट दिन बातचीत करने के लिए डिटेल में हमारे साथ। तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिव डिमांड बेहतर हो सकती है, लेकिन ये जो इस बिक्री के आंकड़े इस महीने के आएंगे, सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस के इश्यूज नजर आएंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि इस बिक्री के आंकड़े जो 1 अक्टूबर को आएंगे फ्राइडे को, बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वो श्राद्ध का पीरियड खत्म होगा, उसके बाद कुछ सेल्स पिकअप होंगी, बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स ऑन ऑफर नहीं होंगे, क्योंकि डिस्काउंट्स ट्रूली डिमांड सप्लाई का गेम है। और इस बार सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और एंटिसिपेटेड डिमांड बेहतर होगी, तो हम आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस बार। पर देखते हैं वो सेल्स कैसी पैन आउट होती है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस धीरे धीरे करके ईज ऑफ हो रहे हैं, ये क्लैरिटी आती हुई। और मारुति की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, बातचीत से तो ये लग रहा है फिलहाल EV पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होने की। जो शख्स इस समय स्क्रीन पर आएंगे आपके हमारे पैनल में, बहुत चैनल चेक्स के लिए जाने जाते हैं ऑटो एज अ स्पेस को लेकर। दीवान साहब, आपका चैनल चेक क्या कहता है? इस बार तैयारी कैसी हो रही है ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज की फेस्टिव सीजन के लिए? और आप अक्टूबर की सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि ये ऑटो की जो आज रैली पिकअप हुई है ये एक्सटेंड होगी? आशीष, जो शशांक जी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझाई, उसको नजर में रखते हुए बहुत सिंपल चीज है, डिमांड बहुत मजबूत है, पेंटअप है,
प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अगर आप कोई भी डीलरशिप के पास जाएं तो उनके पास एक्चुअली माल है नहीं, वेटिंग करनी पड़ती है। और ये जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जो दीपाली ने सारी सूची आपको दिखाई थी, MG एस्टोर हो गया, XUV 700 हो गया, ये सारे प्रीमियम सेगमेंट्स में। कोई भी गाड़ी जिसको कैटेगरी बी या सी वाली रेंज में है ही नहीं, ये सारी D एंड अपवर्ड्स वाली है। इसका रीजन है कि वहां पे अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। प्राइस हाइक भी आपने कर दी तो एज ए परसेंटेज बहुत ज्यादा लगती नहीं है। गाड़ी की कीमत ही 16, 17, 18 लाख है, तो उसमें अगर आपने 10,000, 20,000 बढ़ा भी दिया तो वो बहुत मायने नहीं रखता। मार पड़ता है एंट्री लेवल कार्स पे, मिड साइज कार्स पे, जो कैटेगरी A, B, C वाली जो सेगमेंट्स है। और वहां पे मारुति का मार्केट शेयर अच्छा खासा गिरा है। किया ने ले लिया, थोड़ा Hyundai ने ले लिया। तो मुझे ये लग रहा है कि फेस्टिव सीजन में एक थोड़ा सा रीशफल होगा मार्केट शेयर का, और रेवेन्यू बहुत अच्छे आएंगे आपके दिसंबर एंड तक के। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आज ऑटो स्टॉक में, आज आपने रैली में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो आपको डेफिनेटली अपसाइड मिलेगी ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू, लेकिन मार्जिन नहीं आएंगे। तो जब दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे, जब भी आएंगे, जनवरी में आएंगे, एंड जैन फरवरी में आएंगे, तब आपको मार्जिन की प्रोफाइल देखते हुए फिर गिरावट आ जाएगी। तो ये आपके पास 3 महीने हैं, 4 महीने एज ए ट्रेडर मजे करने के, बट डेफिनेटली थोड़ी सी अपसाइड रहेगी। इंटरेस्टिंग चीज है ऑटो एंसिलरीज पे, जहां पे ग्लोबल फैक्टर थोड़ा सा काम आना शुरू हो जाएगा। और हम लोग जिस हिसाब से ग्लोबलाइज हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको ऑटो एंसिलरी में भी वही चीज दिखनी शुरू होगी कि यहाँ बेस यहाँ पे है, प्रोडक्शन यहाँ पे है, लेकिन माल जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और उस लिहाज से मुझे आप बॉश पे नजर डालिए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉक होने की वजह से लोग घबराते हैं कि 15-16 हजार की चीज है, कौन लेगा। बट मुझे लगता है ये इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट भी इस हिसाब से नहीं किया जो बाकी चीजों ने किया है। और ये जिस दिन चलेगा तो ये आपको 20,000 तक की लेवल पे जाने का दमखम रखता है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। बॉश नजर गई है सर, बिल्कुल गई है प्रकाश सर। और ये जो हमारे वसीम साहब है ना, वो रोज दिन में 2 बार नजर डलवाते हैं हमारी यहाँ पे। 15,760 आपका आंकलन ये है कि करीब 20,000 तक जाएगा ये स्टॉक का। मीनवाइल अदानी स्पेस के स्टॉक, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त अपनी तरफ लिक्विडिटी खींचते हुए, वो आशीष चतुर्मोता जी, अदानी का ट्रेड जो है वो 1535 हो गया। स्क्रीन पे 15-16 रुपये का स्विंग देके जा चुका है ये। अच्छा आशीष, जरा एक स्टॉक देखिएगा, जरा इंडिया ग्लाइकोल्स मेरे स्क्रीन पे 425 पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो अगर आप देखिए मार्केट पे थोड़ी टर्बुलेंस है, लेकिन मैं इस चार्ट पे आपके चेक चाहूँगा आज की ये कैंडल, और कहीं ना कहीं बिटवीन 22 जून 2021 से लेकर आज की ये कैंडल बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। 730 के ऊपर अगर इंडिया ग्लाइकोल्स सस्टेन हो जाए और ट्रेड करने लगे, तो इस टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट को आप कैसे प्ले करेंगे? ये कोई इंटरडे ट्रेड नहीं है, इसके लिए आपको शायद कुछ समय बैठना पड़े। बट 727 पे आपका आउटलुक क्या है? नेकलाइन ब्रीच होने के वक्त जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की जरूरत थी वो स्क्रीन पे विजिबल है। आशीष, आपकी राय। आशीष चतुर्मोता जी। बिल्कुल वीरेन, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है, और 7 लाख 8 लाख के वॉल्यूम इस स्टॉक में होना अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉप लॉस लगाइए 710 रुपए का। मेरे हिसाब से पहला टारगेट 780 का बनेगा, और ये 780 पे रुकेगा नहीं। मेरे हिसाब से 780 के लेवल्स को एक क्रॉस करके कहीं ना कहीं 830 840 की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। तो मौजूदा स्तरों से मैं समझता हूँ 100 से 110 रुपए की तेजी जो है वो इंडिया ग्लाइकोल के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 710 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इस लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पूरे हफ्ते में इंडिया ग्लाइकोल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। बाजार गया फिर से लाल निशान में, सेंसेक्स लाल निशान में, निफ्टी मिड कैप्स प्रेशर में। निफ्टी बैंक अब 3/4% की बढ़त रह गई है, यानी कि दिन के हाई से आधी। तो थोड़ा सा प्रेशर ध्यान रखें माउंट होता हुआ, और प्रेशर तगड़ा है आईटी एज अ स्पेस में। सिर्फ दिग्गजों की बात करूं तो HCL टेक 4.5%, विप्रो 3.25%, टेक महिंद्रा 3% से ज्यादा, इन्फोसिस 2.5% नीचे। सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में और फर्दर प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। वो इंटरडे चार्ज डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिए आपके। बजाज फिनसर्व, दिवीज लैब, लार्सन एंड टूब्रो, ये कुछ और हैवी वेट्स हैं। एल&टी और खासतौर पे बजाज फिनसर्व जो और दबाव बढ़ाते हुए आपको भारतीय बाजार के समय नजर आएंगे। तो थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दीवान साहब ने, लेकिन दीवान साहब वो आपके आखिरी आंसर के बाद वो मौका नहीं मिला, तो वो प्रोसेस अभी दिमाग में तो सवाल जरूरी था। आपने कहा सेक्टोरल चर्निंग हो रही है,
वो बड़ा विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। आईटी ठंडा पड़ा तो बैंक चलने लगे। लेगार्ड्स में हमने देखा वो ऑटो एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है। आज वो होटल्स अंडर ओनरशिप थी तो वो चले जा रहे हैं। फिर आपने एक वर्ड यूज करा, अपॉर्चुनिटीज हैं, सिलेक्टिव रहना है। कैसे रहेंगे सिलेक्टिव? आप ही तो मदद करेंगे। क्या लेना है सर? नहीं आशीष, आपके शुक्रवार को जो 12:30 का प्रोग्राम आता है वो मैं तो उसकी वेट करता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं आप कोई पकड़ लेते हैं थीम जो नेक्स्ट वीक बिल्कुल चलना शुरू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे तो लंबी अवधि की आइडियाज आप ही देते हैं। बट एक चीज का जो सुराग मिला वो आपके सीधा सौदा में से ही है, उसी की बात करूंगा। और इसलिए कि क्रूड का जो बोलबाला है वो आप देखिए जिस हिसाब से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑयल इज ऑन द बॉइल। अब ऑयल अगर क्रूड अगर इस भाव पे 80 की तरफ जाने लगा तो 80 से 85-90 तक भी जाने में कोई वो नहीं, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो और आप ओएनजीसी की रिपोर्ट्स जिस टाइप की ब्रोकरेजेस की आ रही हैं और जो देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेंथ एनर्जी डिमांड को देखते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कारोबार इसके एंसिलरी बिजनेसेस में होगा, सर्विसेज बिजनेसेस में होगा। और नीरज ने, आपने आज किसी ने सीधा सौदा में इसका जिक्र भी किया था ऑयल कंपनीज का या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का। उसमें आपने एक कंपनी, मैंने कई बार जिक्र पहले किया बट तब उसके बाद तो अच्छा खासा चल गया, वीरू को शायद याद होगा, उस शो पे थे वो। एशियन एनर्जी करके एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 600 करोड़ मार्केट कैप है। हम बोले 600 करोड़ की कंपनी को रिस्क क्यों लिया जा सकता है? रिस्क इसलिए लिया जा सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत फेवरेबल हो गया है। कंपनी बेशक छोटी है पर इस फील्ड में कंपनी छोटी ही होती है, क्योंकि ये सेस्मोलॉजी सर्विसेज और आप जानते ही हैं क्या होता है, जो अल्फा जियो और इस टाइप की कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है आशीष के जो स्लैक सीजन होता है, ये जो मानसून की वजह से, उसमें भी पिछली तिमाही में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दर्ज किए, 25 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो पिछले सारे साल का प्रॉफिट था। अब ऑफकोर्स पिछला साल बड़ा अजीब सा था, इसलिए उसको कंपेयर ना करें। पूरे साल में अगर इस टाइप की रफ्तार भी रही तो मैं ये नहीं कह रहा 100 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप उसको डिस्काउंट कर दीजिए, 60-70 करोड़ भी अगर देती है कंपनी, तो इस टाइप के बिजनेसेस जहां पे ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियर है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी से कारोबार आना ही आना है, क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना है। और जब ऑयल ऊपर होता है, क्रूड ऊपर होता है, तो ये सर्विसेज वायबल और हो जाती है। तो ये एक फेज जो दौर शुरू हुआ है ये लंबा चल सकता है। 70 करोड़ 60-70 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर आप इसको 15 का भी मल्टीपल दे दें तो भी आप सोच सकते हैं कंपनी कहां जा सकती है। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस आर व्हाट यू शुड लुक एट। अब रोटेशन नेक्स्ट जो है वो ऑयल पे आना है, ऑयल डेरिवेटिव्स पे आना है, तो उसमें ध्यान दिया जा सकता है, पर थोड़ा लंबी अवधि के साथ ही लिया जाए तो आप इसमें पैसा कमाएंगे। एशियन एनर्जी सर्विसेज, इसको रडार पर रखिएगा। ऑयल की सूबे से चर्चा हो रही है, नीरज वाजपेयी की तो आधी टीम पूरी कच्चे तेल पर डिपेंडेंट स्टोरीज थी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है पॉकेट। कच्चा तेल ब्रेंट ऑलमोस्ट 80 के लेवल, 79 को ब्रीच करके इस समय भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में इस तरह के स्टॉक्स हैं जो सेस्मिक सर्वे वगैरह करती हैं अलाइड एक्टिविटीज में, उन स्टॉक्स को रडार पर रखिए। यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन अभी तो एक्शन शुरू हुआ है शो में। ब्रेक के उस पार सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, आज का इक्का, उस पर चर्चा होगी। रचना भोपाल से जुड़ चुकी हैं और साथ साथ बीकानेर से आपको आपकी स्क्रीन पे चंदन नजर आएंगे। इन दोनों से इस समय की बढ़िया, अच्छा चंदन सॉरी बॉम्बे आ गए, तो बॉम्बे से चंदन, मुंबई से चंदन भी नजर आ रहे हैं आपको। इनकी भी बढ़िया वाली पिक्स इस समय की, छोटे से 30 सेकेंड ब्रेक के उस पार। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ओके, इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी करीब 17,836, 17 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक करीब 38,113 पे ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त जरा एक दो ट्रेड्स के अपडेट लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अभी याद रखिएगा कुछ देर पहले हम इंडिया ग्लाइकोस का जिक्र कर रहे थे, वहाँ से लगभग 20 रुपये का स्विंग लेके 750
नाउ डी हाई पर 725 पे डिस्कशन शुरू हुआ था, 750 का हाई लगा क्या है। लेकिन याद रखिएगा ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। आशीष की कमेंट्री को याद रखिएगा, क्या कहा था उन्होंने। अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक का जिक्र करता हूं बस। IRCTC आपकी स्क्रीन पर 3822, क्योंकि ये सीरीज के एक क्रिटिकल पार्ट जंक्चर से अगर आप देखें, यानी 17 सितंबर से लेकर टिल डेट तक साइडवेज रहा था, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ रही है और फ्रेश लॉन्ग के कॉम्बिनेशंस दिखे गए हैं नेक्स्ट मंथ में। 3825 पे इसको मैं चेक करके जा रहा हूं सुमित के पास, क्योंकि सुमित अब आज का इक्का क्या है और वो इक्का क्यों है उसको समझाएंगे। सुमित बताइए। देखिए, आज 3 थीम थी जहां पर फोकस था। पहला होटल, दूसरा केमिकल और तीसरा ऑटो, और तीनों में ही आज शानदार स्टॉक्स दिख रहे हैं जहां पर एक जोरदार तेजी। पूरा मिड कैप में यही थीम है जो स्टॉक्स में आज चाल देखने को मिल रही है। तो ऑटो से एक नाम मैंने चुना है, वो है इगाराशी मोटर्स का। ये कंपनी में एक बढ़िया मूव है, 3 साल के हायर लेवल्स के आसपास पहुंच रहा है और पिछले एक हफ्ते में इसने बढ़िया चाल दिखाई, 5% के आसपास, एक महीने में 7-8% चल चुका और YTD तो 70% के आसपास का एक मूव ऑलरेडी दिखा चुका है और अपने 3 साल के हायर लेवल्स के आसपास पहुंचा है। 2 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस कंपनी के साथ हुए हैं। पहला, इस कंपनी के जो एक प्लांट बंद था चेन्नई वाला, वो प्लांट इन्होंने शुरू किया है लास्ट क्वार्टर के एंड में, नंबर्स के बाद। तो उसका इंपैक्ट शायद Q2 के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े, जो रीसेंट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं। दूसरा, कंपनी ने अपना एक बॉश इंजीनियरिंग में हिस्सा था, वो भी इसी क्वार्टर में बेचा है, शायद उसका भी इंपैक्ट इसी क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये 2 बड़े ट्रिगर हैं जिनको बाजार कीनली वॉच कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी एनुअल रिपोर्ट का एक समरी दिया था, उसके अंदर ये सब चीजें मेंशन थी। उसके बाद एक अच्छी वैल्यू तो है ही, क्योंकि अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 20-22 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो सेक्टर का टेल विंड है ऑटो का, वो भी यहाँ पे कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो ये कंपनी ऑटो मोटर्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल मोटर्स के अंदर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल मोटर्स के अंदर है, मेडिकल डिवाइसेस की मोटर्स के अंदर कामकाज करती है और ये अलग अलग सेगमेंट या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का पिकअप ले रहे हैं या फिर ऑटो का पिकअप ले रहा है, उसके आधार पर एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी वैल्यू, सेक्टर का टेल विंड या फिर अच्छी आउटलुक की बातचीत, या बहुत समय से चला नहीं है तो वो एक पिकअप, ऐसी कई चीजें हैं जिसके आधार पर मूव आ रहा है। ये इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जो पिछले 3 साल में है। 40 करोड़ के आसपास का पैट इसने एक अनुमान लगा के चल रहा है बाजार की, शायद आता हुआ दिखाई पड़े, जो पिछले डिस्टर्बिंग ईयर के सामने आएगा, तो शायद एक अच्छे नंबर्स का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी तेजी 7-8% के मूव के साथ आज इगाराशी मोटर कामकाज कर रहा है, इसीलिए आज का इक्का स्कोप ने बनाया है। बिल्कुल, अब तो ऑलमोस्ट 8% की मजबूती के साथ इगाराशी मोटर्स आज का इक्का। तो लीजिए, ऑटो एंसिलरी वो थीम अभी भी कंटिन्यू होती हुई, यही वो पॉकेट है जो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। लेकिन अब जरा थोड़े से और पिक्स ले लिए जाएं। रचना जी को स्क्रीन पे दिखाइए और साथ साथ चंदन को दिखाइए। रचना जी, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय? जी, गुड आफ्टरनून। और मार्केट जिस हिसाब से अभी थोड़ी वॉलेटाइल बनी हुई है, तो मेरा ये मानना है कि अगर लॉन्ग साइड पे रहना है तो वी नीड टू बी विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेम्स ओनली। एंड इन दैट केस, अगर मल्टी डेज के हिसाब से करीब करीब 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूं तो लॉन्ग साइड पे मेरे जहन में एक ही काउंटर रहेगा, दैट इज रिलायंस। रिलायंस में अगर ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से 2480 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे आने वाले 8 या 10 दिन के अंदर ये 2550 एंड 2600 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। सो यहाँ से 80 रुपीज इतना अपसाइड मुझे मैक्सिमम नजर आ रहा है इन द 8 to 10 डेज। एंड फॉर द शॉर्टर टर्म, जो इमीडिएट उसमें देखना चाहते हैं उनके लिए JSW स्टील शॉर्ट साइड पे मेरे जहन में रहेगा। JSW स्टील मेरे हिसाब से फ्यूचर्स के हिसाब से 645 एंड 640 की तरफ जा रहा है और ऊपर वाली साइड पे इस पे एसएल होना चाहिए 662 के ऊपर। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप देखें बुलिश हैं और सेल कर रही हैं आप JSW स्टील, मेटल्स में वीकनेस एक्सपेक्ट कर रही हैं। रिलायंस पर जब सुबह सुबह आशीष शर्मा बात कर रहे थे, हम लोगों ने ओपनिंग ट्रेड्स पिक करना शुरू किया, डिस्कशन हुआ था रिलायंस पे, करीब करीब 2395 पे, माफ कीजिएगा 2495 पे हमने ट्रेड पिक किया था रिलायंस की एट द मनी 2500 की कॉल, और राहुल जी ने उस पर अपना एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, उसको याद रखिएगा। और वो कॉल अप्रॉक्सीमेटली वो हुई थी ट्रेड करीब करीब 30 रुपये के आसपास, 30-31 एवरेज प्राइस था उसका। और अगर आप उस ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा पैरेलली अलाइन कर लीजिएगा। और रिलायंस ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त 1.5% ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, कमेंट्री सिर्फ मैं अपने मेहमानों की अगर आप देखें जो टिप्पणी है उसके आधार पे कर रहा था, और किसी भी ट्रेड से पहले किसी एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की राय जरूर लीजिएगा। CNBC आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। अब एक काम करते हैं, यतीन से बात करते हैं और डीलिंग रूम में चल क्या रहा है। लार्ज कैप में
और मिड कैप में किन किन स्टॉक्स पे डीलर्स बुलिश हैं और किन किन स्टॉक्स पे थोड़ा सा वो बैकफुट पे आके थोड़ा सा अगर आप देखें अनवाइंडिंग देख रहे हैं उस बात ही करेंगे। यतिन पहले बताइए लार्ज कैप में कहाँ कहाँ और स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स, जहाँ और एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग आए, फ्रेश बाइंग आए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र और आशीष। देखिए अंबुजा सीमेंट पे नजरें होनी चाहिए और हमने सीमेंट एज अ पैक देखा है कि आज शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त है, तो एक्सपायरी के पहले पहले डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस सीमेंट पैक में खास करके अंबुजा सीमेंट में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट का भी अगर आप डेटा देखें तो लगभग 6 लाख शेयर्स शेड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ BTHT ट्रेड लेना है। 3 से 4% की डीलिंग रूम्स को लगता है कि एक्सपायरी के पहले पहले सीमेंट शेयर्स में रैली आ सकती है शॉर्ट कवरिंग के पीछे। ये बात हुई अंबुजा सीमेंट की। दूसरा शेयर और ऑटो एंसिलरीज का डे है। कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी आपको काफी अच्छी रौनक 4 व्हीलर्स और ट्रक कंपनीज में मिलेगी और यहाँ इनका पसंदीदा शेयर है अशोक लेलैंड। इनको लगता है पोजिशनली स्टॉक पे 135 से लेके 136 तक के लेवल्स आ सकते हैं, यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज के लिए भी। और आज का अगर आप डेटा देखें तो लगभग 17% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है अशोक लेलैंड के लिए और फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं, तो दोनों ही अंबुजा सीमेंट और अशोक लेलैंड पे डीलिंग रूम्स की तरफ से अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह है। अंबुजा सीमेंट्स की जब यतिन ने शो की शुरुआत हुई थी तब एक पहला पिक के तौर पे भी आया था, खरीदारी करने का मन था। मेरे ख्याल से चतुर्मोता साहब ने मोहर लगाई थी, वीरू ने स्टॉक पकड़ा था। फिर से देखिए यतिन कह रहे हैं ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहा है, डीलिंग रूम्स को भी पसंद आ रहा है, तो अंबुजा खरीदारी। और दूसरा एक और ऑटो OEM आपकी स्क्रीन पर अशोक लेलैंड। ऑटो का तो आज गजब का बोलबाला, एक और पिक आती हुई खरीद के चलिएगा। अच्छा, कुछ ही देर में भसीन सर से भी बातचीत करेंगे, उनके भी बढ़िया वाले पिक्स लेकर आऊंगा। चंदन, अच्छा कई सारे सवाल हैं। एक तो बैक फॉर गुड, मुंबई कैसे आना हो गया वापस? अब इस बार रुकना है कि कुछ काम करके वापस जाना है? देखिए आशीष जी, सब न्यू नॉर्मल है अब, और जिस हिसाब से ऑटो चल रहा है वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि वापस जो रेगुलर रूटीन है वो चलना चाहिए। और मारुति, टाटा मोटर्स, M&M सब यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो बस वापस जो सेकंड जर्नी है आप लोगों के साथ में है, न्यू नॉर्मल इन मुंबई, और कंटिन्यू टू बी विथ यू गाइस। और आप बीकानेर का वो खेत खलियान, घर का खाना क्या मिस कर रहे हो ज्यादा? देखिए सब चीज मिस कर रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि 15 महीने 18 महीने फैमिली के साथ और उस माहौल में रहने के बाद मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में कैसा महसूस हो रहा है। बट आ रही है लिंक में, पहले विजुअल चले गए थे, ऑडियो भी चला गया है, तो लौटूंगा तो चंदन से जानेंगे फिर उनकी इस समय की पिक्स कौन सी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से भसीन सर जुड़ गए हैं क्या? जरा बताइएगा डायरेक्टर साहब। भसीन सर जुड़ने वाले हैं। फ्लैट ट्रेड हो गया है बाजार में अब, सेंसेक्स, निफ्टी, इनफैक्ट इवन मिड कैप, सिर्फ निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में अभी भी कंटिन्यू होता हुआ। और भसीन सर को जोड़ दीजिए। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है बाजार इस समय दोपहर में आपको, और इस समय के पिक्स कौन से हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए ना, रंगत आपको क्या रंगत दिखाई? बॉश ने, टाटा मोटर, मारुति, आइशर, भारत फोर्ज, यही रंगत है। और आपको आज सुबह सबसे पहले दिया था अल्ट्राटेक और वो लेने को अंबुजा, दे आर बोथ ऑन फायर। सामने सेल करवाया था आपसे माइंट्री, इट इज अ न्यू लो, 6% डाउन। अभी भी 2 बाइज 1 सेल है, और आप कहें तो मैं शुरू करूं। ये सुबह की पिक्स थी आज, अल्ट्राटेक और अंबुजा, और अभी तक अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट एज अ स्पेस सेकंड हाफ में तो गजब का मूव दिखा रही है। वसीम साहब प्लीज बताइए ना इस समय की पिक्स। तो देखिए आशीष जी, ये शेयर मेरे हिसाब से सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इट इज अ न्यू लिस्टिंग एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेयर इन द स्पेशलिटी केमिकल। लोगों को शायद पता नहीं, अनुपम रसायन केम आउट विद IPO रिसेंटली, और अभी उसका भाव आई थिंक इस मार्केट कैप इज 7,500। द रीसेंट डायलॉग विच वी हैव, वो कह रहे हैं कि हमारे पे जो ओवरसीज ऑर्डर्स हैं, दे आर मोर देन एवर इन आवर हिस्ट्री। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में आई थिंक अनुपम रसायन इज अ मस्ट हैव। इसका भाव 740 से 755 है, 755-60। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 720, बट आई वुड से होल्ड इट। ये आपको दिवाली तक 1,000 रुपए और ईयर एंड पे मेरे को 1100 का भाव दिखता है अनुपम रसायन। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्पेशलिटी केमिकली, particularly the business which they are in and the order inflow they have.
उसके अलावा मेरा फेवरेट अब बाय होएगा LIC हाउसिंग। LIC विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स। आपने देखा HDFC की क्या ट्रैक्शन है उनके, बिकॉज देयर हैज बीन अ कैपिटल इन्फ्यूजन बाय द पेरेंट LIC इटसेल्फ एंड कॉस्ट ऑफ मनी इज एट द लोएस्ट, तो मार्जिन विल बी द हाईएस्ट फॉर LIC हाउसिंग लीजिए 436-37 पे, स्टॉप लॉस ऑफ 428, टारगेट ऑफ 450, और सेल में है माइंट्री 4430 में, 4520 का स्टॉप लॉस, 4150 का स्टॉप टारगेट। ओके, सेल में है माइंट्री। तो आज अगर आप देखें भसीन साहब IT पे नेगेटिव, आज IT प्रॉफिट बुकिंग मोड में है और होगी भी ना, इस पूरे महीने क्या गजब पैसा बना के दिया है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस इस स्ट्रक्चर पे लॉन्ग है और करीब करीब 434 पे। LIC हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट की खूबी है राजेश सतपुते जी, एक बात तो है 383 रुपये पे 387 रुपये पे आपने एक लॉन्ग कॉल ली थी और वहाँ से ये स्टॉक का जो रिवर्सल हुआ और उसके बाद एक, अभी भी कहूँगा कि एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है इस स्टॉक में। ये प्राइस जो 434 का है, आप ये समझ लीजिए कि अपने 4-5 मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और ये एवरेजेस फ्लोट हो रहे हैं 410 से लेकर 426 के बीच में। 26 के ऊपर लगभग 8 रुपये ऊपर ये स्टॉक बैठा हुआ है। कितने शानदार बेस के ऊपर ये स्टॉक बैठा हुआ है। HDFC सुबह अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रांग था, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया। कैसे अप्रोच करेंगे आप, नॉट एग्जैक्टली फॉर डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव। राजेश सतपुते जी, अक्टूबर के प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखते हैं आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को? जी देखिए, LIC का जो पैटर्न है डेली चार्ट एक बेस्ट पैटर्न है। इट्स अ क्लियर कट इनोवेटेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। एक डिप मिला था, वो फ्रिक था और वहां पे बेयर ट्रैप हुआ और फिर से आपने देखिए 400 टेस्ट करके जो रिकवरी मिली थी, ये नया हाई बनाया था, इस सीरीज का नया हाई। मुझे लगता है 420, 425 ये इसका बाइंग लेवल है। जहां डिप मिले इसे आप बाय करें फॉर नेक्स्ट सीरीज। पोजिशनली 410 का स्टॉप लॉस रखे। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होना चाहिए 465 to 480। तो 465, 480 का मेरा इसका स्लाइटली पोजिशनल टारगेट है। सो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, जहां डिप मिलेगा मैं LIC को बाय करूंगा। अक्टूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ चल रहा है आज, चाहे वो ऑटो चला हो, चाहे वो अगर आप देखें कहीं ना कहीं दूसरे स्पेस चल रहे हैं, स्पेशली ऑटो का इंस्टेंस ले लिए आप, शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है, बेस से स्टॉक बाहर निकल रहे हैं। आज सुबह सुबह मारुति ने अगर आप देखें सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। तो बेस पर नजर रखिएगा और अक्टूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक की रीडिंग करिए। अभी आशीष चतुर्मोता जी के साथ मैंने एक ट्रेड लिया था एग्जैक्टली 725 रुपये पे इंडिया ग्लाइकोल्स, और ये चार्ट, और आप यकीन मानिए जब आपको टेक्निकल्स पढ़ने हो ना, तो किसी खूबसूरत फ्लैग को अगर पढ़ना है तो जाके इंडिया ग्लाइकोल्स के चार्ट को पढ़िएगा। ये फ्लैग बोल रहा था कि बॉस समथिंग इज अबाउट टू हैपन। 725 का वो ट्रेड 767 पे। चंदन, ये आशीष, एक बार इंट्राडे प्लेयर रिकवर कर ले क्या इसको, लॉन्ग को, या फिर इस चार्ट को कैरी करना चाहिए कल के लिए? बिल्कुल वीरेंद्र, कैरी करना चाहिए। जब हमने बात की तब हमने कहा था 100 रुपए की तेजी से स्टॉक में बनेगी। 7,70,000 का जो वॉल्यूम था वो 17 लाख हो गया। तो जब हमने बात की उसके बाद करीब 10 लाख शेयर का एडिशन स्टॉक में हुआ है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी एक जबरदस्त लॉन्ग एक्यूमुलेशन स्टॉक में हुआ है। फ्लैग का ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट करता है 820, 830 की ट्रेजेक्ट्री बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर आएगी। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए। 720-22 पे स्टॉक की बात की थी, अब 720 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए तो आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। और मेरे हिसाब से यहाँ से 820-30 रुपए का मुंह बहुत ही जल्द इंडिया ग्लाइकोल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगा। ग्लाइकोल को होल्ड करिए, मोमेंटम को चेस कराया गया था और अभी भी और मूव शायद ये स्टॉक आगे भी दे। अच्छा गाबा सर, वो ट्विटर पे कई लोग बोल रहे थे मेरा ये सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, तो मैंने कुछ को रिप्लाई कर दिया और समय निकला जा रहा है। आप जरा SBI कार्ड्स और MCX के जरा 2-3 साल के टाइम होराइजन के साथ चार्ट चेक करके रखेगा। सिद्धार्थ पुरी साहब का सवाल था, भाई 2-3 साल के लिए लिए, मैंने रखूं कि नहीं रखूं। आपके पास आ रहा हूं। इस बीच चंदन रिपैच हो गए, जुड़ गए। चंदन ही गजब है, बीकानेर में कनेक्शन बढ़िया था, मुंबई में आके गड़बड़ा गया। अच्छा, आपकी पिक कौन सी है? देखिए मैं भी वो सोच रहा हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। शायद लैपटॉप को आदत कुछ और थी और अब आदत चेंज करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, देखिए IRCTC पे यहाँ पे मेरा BTST ट्रेड रहेगा। आशीष, सुबह हम यहाँ पे पूरे ऑटो पे पॉजिटिव थे और अपडेट के लिए बता रहा हूँ कि मारुति में ट्रेड दिया और काफी शानदार तेजी मारुति, टाटा मोटर्स, M&M में देखने को मिली। तो ऑटो में हम अभी भी पॉजिटिव है। मारुति मेरा मानना है आपको 7777 लगभग 7770 से
8,000 तक के लेवल दिखेंगे, बट इमीडिएट बेसिस के लिए आप देखेंगे तो मैं IRCTC पे फोकस करूंगा। काउंटर को आप कैश में खरीद सकते हो क्योंकि FNO में बेन है, और जिस हिसाब से आज का ओपन इंटरेस्ट है लग रहा है FNO के बेन में निकलना चाहिए। 3730 का स्टॉप लॉस है। 4000 के जो रिसेंट स्विंग आई है वो आपको IRCTC में वापस देखने को मिलेगी। CTC को रखिए रडार पर, अच्छा मूव आ रहा है, इवेंचुअली 4000 तक की तैयारी, और ये वो स्टॉक है जो आपने इस प्लेटफॉर्म CNBC आवाज के जरिए लंबे अरसे से राइड किया, चंदन के साथ, चतुर मोहता साहब के साथ और बाकी तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, और अब इवेंचुअली 4000 की ये कर रहा है तैयारी। अच्छा गाबा सर, अच्छा इस बीच सतपथे सर आप जरा कोल इंडिया का जरा देख के रखिएगा। भाई एक का सवाल था कि कोल इंडिया में क्या करना चाहिए मंगल कुमार साहब का। मैं BTS के STPT कॉल्स पे आ रहा हूं, उससे पहले गाबा सर ये प्लीज क्विकली आंसर कर दीजिए। 2-3 साल का टाइम होराइजन, SBI कार्ड्स, MCX कैसे लग रहे हैं? देखिए SBI कार्ड का देखा जाए तो लॉन्ग ज्यादा कोई चार्ट डेटा है नहीं, लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। 800, 850, 900 ये एक जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ये रेंज में चल रहा है, यह चलता रहेगा। ये एक बार 1000 के ऊपर क्लोज मिल जाता है, अभी 1041 है, इस क्वार्टर के हिसाब से 1000 के ऊपर क्लोज मिल जाता है। मुझे इसका टारगेट 1500, 2000 लगता है। 2-3 साल लगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन यस सेफ स्टॉक है, लेना चाहिए। रही बात MCX की, MCX का चार्ट भी बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है अच्छी जगह है खरीदने की। मुझे लगता है ये स्टॉक लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। 2000-2500 पार कर ही लेगा, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए MCX। अगर किसी को लेना है तो ले लेना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। क्विकली कोल इंडिया प्लीज। या आशीष जी देखिए, कोल का अगर आप चार्ट देखें तो 167 के आसपास है। सुबह भी इस पे बात हुई थी, ONGC पे बात हुई थी कि ONGC भी अच्छा चलेगा। सो कोल अगर आप देखें तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी और आएगी, 175 टारगेट होगा, जिनकी पोजीशन है वो बने रहे। आशीष एक चीज और एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। सुबह एक बात हुई थी सेलान एक्सप्लोरेशन का चार्ट आप देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है, अभी मूव शुरू नहीं हुआ है। 148, 149 पे मिल रहा है, बहुत सस्ता है कंपेयर टू रिस्क टू रिवॉर्ड, तो इस पे एक नजर रखें। 142 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है इवेंचुअली इट शुड मूव अप टू 170 प्लस। तो कहीं ना कहीं पोजिशनली सेलान एक्सप्लोरेशन बढ़िया लगता है, इसी थीम का है, तो काउंटर लुक्स गुड। ओके, सेलान एक्सप्लोरेशन। अच्छा आशीष ने यहाँ पे अगर आप देखें कुछ दर्शकों के प्रश्नों के जवाब भी जुटा लिए, इंटरेस्टिंग था। अगर आप देखिए ये भी ट्विटर की कुछ क्वेरीज आशीष ने सॉल्व करा ली। आशीष कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को लेते हैं, और अभी कुछ देर पहले आपने अंबुजा की कॉल दी थी, अदानी इंटरप्राइजेस में शायद ऑप्शन में रीड नहीं कर पाया। एक ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पर, अपना टेक दीजिएगा सिर्फ क्लोजिंग के आखिरी के 24 मिनटों के लिए, 25 मिनटों के लिए, और कल मॉर्निंग के पर्सपेक्टिव से। जरा पेट्रोनेट की 240 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। एक बार जरा पेट्रोनेट का चार्ट देखिएगा, 236.90 पे थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जब ये स्टॉक अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये ₹2.40 पे ट्रेड कर रही है, इससे जस्ट स्पेकुलेशन ट्रेड। 240 पे इस ऑप्शन पे आपका आउटलुक कितना है बताइए? क्या इस पे 1-1.5-2 रुपए कमा सकते हैं क्या 240 पे? हार्डली। बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए आपने डेटा की बात की, मैं एक और डेटा दूं कि करीब 9-10 महीने का एक फॉलिंग रेजिस्टेंस का अगर से आप एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो उसको आज डिसाइसिवली जो है वो पेट्रोनेट का स्टॉक क्रॉस कर रहा है। और अगर से लेवल्स क्रॉस हो गए तो आप देखेंगे 245 तक की ट्रेजेक्ट्री पेट्रोनेट के स्टॉक में देखने को बनेगी, जिसके चलते इस 240 की कॉल ऑप्शन में मेरे हिसाब से 5 रुपए तक का प्रीमियम आपको देखने को नजर आ सकता है। तो बिल्कुल इस कॉल ऑप्शन को कैरी कीजिए, ₹1.40 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए। 5 रुपए के लक्ष्य बहुत आसानी से मुझे लगता है इस 240 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में पेट्रोनेट के देखने को नजर आ सकता है। 240 की 410 तो हो ही गई ऑलरेडी स्क्रीन पे, लीजिए 430, और पेट्रोनेट आ गया 237.80 पे। और ये देखिए ये 240 अभी अगर आप देखें अपडेट नहीं हुआ, अगले ये लीजिए 430 हो गया आपके स्क्रीन पर। और पेट्रोनेट फ्यूचर्स एट डे हाई एंड ऑप्शंस एट डे हाई, स्पॉट एट डे हाई। याद रखिए ये तो बात सीमित थी तक सिर्फ फ्यूचर्स तक या फिर ऑप्शंस तक, लेकिन इस चार्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और ये है कि ये अपने वीक जोन से अब अपने स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। जाइएगा और जून के फर्स्ट वीक की और सेकंड वीक की थोड़ी सी प्राइस की रीडिंग करिएगा। उस वक्त एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ था, अब ये उस लेवल को रीगेन करता हुआ। आशीष। अच्छा ये मुझे बोला क्या? अरे मुझे लगा चतुर्मोता साहब से कुछ पूछ रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये मेरे लिए आया है। अब जरा
शुरुआत कर दिया, समय निकला जा रहा है। एसटीबीटी, बीटीएसटी या मोमेंटम कॉल्स कह लीजिए, जो नाम देना है, उनकी जरा बातचीत शुरू कर दी जाए। आशीष, आप शुरू करिए। जी, तो बिल्कुल देखिए, पहला तो मैं अंबुजा के साथ रहूंगा, पर मुझे पता है आशीष जी फिर आप कहेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक ट्रेड और साथ में जोड़ लिया है। तो अंबुजा पे पहले बात करूं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है और 413 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से बीटीएसटी का कैंडिडेट है। 435 440 की एक अपसाइड अंबुजा सीमेंट में बनती है। दूसरा, अभी हमने सुना कि बसिन जी ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात की, मैं बात करूंगा कैनफिन होम्स की। कैनफिन होम्स में जिस तरह का ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 700 रुपए के लक्ष्य बहुत ही जल्द देखने को नजर आएंगे। 658 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी कैंडिडेट कैनफिन होम्स रहेगा। 700 रुपए की अपसाइड यहां पर देखने को नजर आ सकती है। ओ बढ़िया, अंबुजा सीमेंट तो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कॉल को मजबूती इंटैक्ट है, अभी आगे और देखने को मिलेगी। और इस समय का फ्रेश एंट्रेंट बना है कैनफिन होम्स। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, सुबह भी इस पे चर्चा करी थी। चीटिंग तो अभी भी है, लेकिन बनता है, नया कॉल है। कैनफिन होम्स में खरीदारी, मैं वही ढूंढ रहा था, लेकिन कैनफिन होम्स फ्रेश ट्रेड 700 के लेवल्स यहां पे अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये हुई थी ना, आप मुस्कुरा रहे, हुई थी ना सुबह चर्चा? मैंने कोशिश की बचने की आपसे आशीष जी, पर आपकी जो निगाह है ना, बहुत बहुत शार्प है। नहीं, बढ़िया है, कैनफिन होम्स कोई इशू नहीं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में डिटेल में चर्चा हुई, कैनफिन होम्स में भी खरीदारी करने का मन। गाबा सर, क्या ले जा रहे हैं कल के लिए? निफ्टी तो कॉल्स ले जाना है। एक तो वो हो गया। हाँ। निफ्टी क्या हुआ? निफ्टी कॉल 17,800 के ले जाना है घर। 17,800 के आप ले जा रहे हो घर? ओके जी हाँ। दूसरा है जो बाजार के लिए, ये तो मेरा डिस्क्लोजर हुआ। बाजार के लिए फिर अगेन ऑटो, बजाज ऑटो, मुझे लगता है 4,000 जाएगा, स्टॉप होगा 3,850। 17,800 डिस्क्लोजर है कि हम भी आपके साथ कल के लिए कमाई का तरीका ढूंढ लें 17,800 की कॉल के साथ इस समय एंटर करके निफ्टी में? हाँ, मैंने लोज पर लिया है, आज के लोज पर। रिस्क तो होता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लिया मैंने। तो बजाज ऑटो आ गया दूसरा पिक। बजाज ऑटो आज सुबह से चर्चा में भी है, हम लोग काफी बार चर्चा हो चुकी, पिक्स के तौर पे बजाज ऑटो सुबह से आपको इस चैनल पे नजर आया होगा। मेरे ख्याल से बजाज ऑटो भी किसी ने दिया था, सुबह भी दिया था, और इस समय गाबा सर कह रहे हैं बजाज ऑटो के थ्रू ही तेजी को राइड करना है। अभी और अप मूव्स हैं, 4,000 के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। रचना मैम, आपके पास क्या है? मेरा एसटीबीटी रहेगा और वो माइंट्री में रहेगा। माइंट्री में एसटीबीटी के हिसाब से फ्यूचर्स पे अगर ऐसे लगाएंगे 4450 का, तो डाउन साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 4250 एंड 4200। माइंट्री अगर आप देखें सेल है, तो माइंट्री के पीछे आज जमाना पड़ा हुआ है और 4250 4200 का टारगेट है। मीनवाइल याद रखिएगा, अभी आईआरसीटीसी चंदन ने दिया, वो डी हाई पर है। एक्सचेंजेस में सुबह बात हुई थी एमसीएक्स पर 1725 डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और कैनफिन होम्स आशीष चतुर्मोता जी का ट्रेड था, वो डी हाई पे करता हुआ। और निफ्टी को एडवांटेज अगर इस अच्छी क्लोजिंग का मिल रहा है, करीब 7 अंक ऊपर की 17,808 60 की, माफ कीजिएगा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रिलायंस। आपकी स्क्रीन पर डे हाई की डिजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ रिलायंस ने जो एडवांटेज क्रिएट किया था, वो कुछ हद तक आईटी स्टॉक्स निकाल के ले गए, बट स्टिल वो डैमेज कंट्रोल जो है वो रिलायंस ने बचा लिया है। डाउ फ्यूचर्स एक बात याद रखिएगा कि लगभग इस वक्त 129 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे अगले सेशन के लिए? वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है ऑटो एंड सिर्फ ऑटो, मुझे लगता है यहीं पे सब प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट से मिल रहे हैं। मारुति की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, टीवीएस, अमरा राजा, लेकिन मैंने थोड़ा नया सोचा कि चलो हीरो मोटर्स क्यों? देखिए हीरो मोटर्स का जो प्राइस पैटर्न है, ऑलमोस्ट सबके प्राइस पैटर्न सिमिलर है। द प्राइस पैटर्न इज इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन थी करीबन 2800 के आसपास। तो 2800 एग्जैक्टली मेंटेन करके, नेकलाइन टेस्ट करके आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट फिर से हुआ। तो मुझे लगता है हीरो मोटर्स में यहाँ पे अच्छा फॉलो थ्रू मिलेगा। और एक छोटा टारगेट लिया मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, 2960 का मेरा टारगेट है। 2960 2980 ये एक बीटीएसटी का टारगेट है। पोजिशनली वैसे देखा जाए तो प्रोबेबली 3000 के ऊपर चला जाए, तो हीरो मोटर ये मेरा बाय रहेगा। 2910 पे दिया था, अभी 2923 चल रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस जो था 2885 का, इसको अभी मैं नया स्टॉप लॉस देता हूँ। मैं स्टॉप लॉस दूंगा 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा। हीरो मोटर फ्यूचर बाय करे, टारगेट 2960 2980।
हीरो मोटोकॉर्प तो जहां पे है तेजी वहां ही लगा रहे हैं दाव राजेश सतपुते जी भी। और एक बार जरा आप HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट लिखे आइएगा 1298। एक बात तो है, आशीष वर्मा मेरे सहयोगी से बात मैं ये कर रहा हूँ। आशीष, जब शुक्रवार की मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे एसेंचर के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और उसका एक स्पाइक क्रिएट किया गया था शुक्रवार को, इतनी तेजी के बाद अगर 2-3 दिन की सॉफ्टनेस अर्निंग सीजन स्टार्ट होने से पहले आ जाए तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगा। आज HCL टेक्नोलॉजीज आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी वाइल्ड कैंडल के साथ, और इतनी बड़ी वाइल्ड कैंडल आप समझ लीजिए कि ये मई के बाद भी क्यों, आई थिंक ये बनी है फरवरी के बाद सबसे बड़ी वाइल्ड कैंडल, यानी ऐसी कैंडल जब इसने इंट्राडे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सरेंडर किया हो। इससे पहले अगर आप देखें मई से पहले नहीं बनी थी, तो ये अच्छी चीज़ है। IT जो कि बहुत हद से ज़्यादा चल चुका था वह एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने कोर नंबर से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लेके आइए जरा आप एक बार बजर पेंट्स, ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए तो दिन के लो पर ट्रेड करता हुआ। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट साइड पे बड़ा है। और साथ ही साथ एक और स्टॉक लेके आइएगा जिसमें 5.8% OI आज एडिशन हुआ है, और वो है अशोक लेलैंड। 131 की इसकी क्लोजिंग आती हुई आपके स्क्रीन पर। आशीष, हल्का सा एक टेक दीजिएगा चलते चलते अशोक लेलैंड पर। अब ये उस ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करने जा रहा है, कल से फिर करेगा, जिस ट्रेजेक्ट्री का हाई अप्रॉक्सीमेटली 145 है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस ट्रेड को आज के वॉल्यूम को देखते हुए और आज की क्लोजिंग को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जब निफ्टी का ऑटो इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम वीकली और मंथली चार्ट पर बनाकर ये बता रहा है कि मैं एज ए इंडेक्स कहीं ना कहीं 4-5% की बढ़त दिखा सकता हूं, तो बिल्कुल जो इसके सेक्टर के अंदर में जितने भी अच्छे स्टॉक है वहां पर तेजी का रुझान बनेगा। और यही अशोक लीलैंड भी बता रहा है कि वीकली चार्ट पर जब स्टॉक ने 7 हफ्तों के हाईज को क्रॉस किया है तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है कम से कम 138-140 रुपए तक बढ़ती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो पोजिशनली एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन यहाँ बन चुका है। मेरे हिसाब से अब 127 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मेंटेन रखना चाहिए। 138-140 रुपए की ट्रेजेक्ट्री अशोक लीलैंड के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगी। ओके, अच्छा, इस बीच हमने चर्चा नहीं करी, टिकर टीम बार बार हाईलाइट कर रही है आपको कि जो अलग अलग पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं उसमें होटल्स को रडार पर रखिए। वायदा में इंडियन होटल सेकंड टॉप गेनर है, 5.5% का अपटेक लास्ट वीक के अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद, और बाकी सारे होटल स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे हैं। तो उस कड़ी में EIH स्क्रीन पर लेकर आइए। ईस्ट इंडिया होटल्स, वो ट्राइडेंट ब्रांड जो ओन करता है, 13% ऊपर। शैले होटल्स 11% का मूव। ओरिएंटल होटल्स, इंडियन होटल्स का ही आम, 8.5% का उछाल। लेमन ट्री जो एग्रेसिवली एक्सपेंशन अभी भी करे जा रहा था, पूरे पैंडेमिक के दौरान करे थे, वो भी 7% का मूव दिखाता हुआ। रॉयल ऑर्किड जिनके मैनेजमेंट से मेरे ख्याल से फ्राइडे को ही चर्चा हुई थी, 5% का अपटेक। ताज जीवी के आज फिर बोर्ड मीट आज है वहां पे, लेकिन वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन वो स्टॉक भी आज 4-5% का अपटेक। तो दिन के दौरान तो इससे भी बेहतर लेवल्स हमने देखे थे, लेकिन ये पूरा पॉकेट आउट परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, चंदन का शायद मोमेंटम बेट नहीं लिया या BTST STBT नहीं लिया है ना चंदन? ले लिया, बट आशीष मुझे मालूम है सेम वापस बोलूंगा तो आप बोलोगे कि ये न्याय नहीं है, तो मैं एक और दे देता हूं। IRCTC मैंने दिया था यहाँ पे, IRCTC दिया था, और आशीष एक और दे देता हूँ, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज यहाँ पे खरीद सकते हैं। 5 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, डेली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से जस्ट 4-5 रुपए दूर है, तो काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। 482 के स्टॉप लॉस से 525 के टारगेट प्रेस्टीज में बनेंगे, तो IRCTC के बाद में आप प्रेस्टीज पे फोकस कर सकते हो। आशीष, ऐसा नहीं है, एक कॉल मांगी आपने 2, IRCTC के बाद प्रेस्टीज, तो ऐसा नहीं है कि बीकानेर से मुंबई आते आते कुछ जोश कम हुआ हो। नहीं, वो IRCTC तो मैंने माना था जब आपकी स्क्रीन पर वो चंदन जब जुड़े थे तो वो जुड़ने वाली पिक थी, और ये तो BTST STBT था, तो ये तो मैं इसलिए मेरे को लगा मिस आउट हो गया है। नहीं, पर दोनों चल रहे हैं, प्रेस्टीज भी चल रहा है, और आप समझ लीजिए कि आपका ये प्रेस्टीज भी चल रहा है और IRCTC दोनों चल रहे हैं। और ट्रेंड को देख लीजिए एक बार, ट्रेंड 1005 पे, और M&M रोलिंग अगर आप देखें 814,
गजब की तेज़ी यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, अभी आशीष तमाम होटल स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, एक बार जोमेटो लेके आइएगा, ये भी डे हाई पे फ्लो करता हुआ 141 144 के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। आशीष, एक बार जरा इस पर भी टिप्पणी करिएगा, मोमेंटम फिर बनता हुआ इस स्टॉक में। बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो शुरू हो गए थे और वो सप्लाई स्क्रीन पे विजिबल भी है। 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लाई थी इस स्टॉक में, लेकिन वो सप्लाई धीरे धीरे अगर आप देखें तो एब्जॉर्ब हो गई है। अगेन हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोजिंग देता हुआ, इस पर हमारे पास डेटा काफ़ी लिमिटेड है, बट एनी टेक ऑन जोमेटो? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग हुआ है और मुझे लगता है 160 के लेवल्स बहुत ही जल्द जोमेटो के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे बिल्कुल ली जा सकती है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, प्राइस की भी और वॉल्यूम की भी। तो मेरे हिसाब से 138 का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के हिसाब से रखिए। 160 के ट्रेडिंग के लक्ष्य मैं समझता हूं जोमेटो के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक पर अपनी नजर मैं वापस डालना चाहूंगा वीरेंद्र। बहुत ही अच्छी इसकी क्लोजिंग हो रही है, जैसे हमने सुबह से 2-3 बार इस पे जरूर बात की, बट जिस तरह का सेटअप है, एक बीटीएसटी के भी तौर पर आईसीआईसीआई बैंक को लेके जाना चाहिए। 724 का स्टॉप लॉस रखिए, 745 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक सुबह से कहा जा रहा है एचडीएफसी बैंक एक प्रिफर्ड पिक था बैंकिंग में। आईसीआईसीआई बैंक, आशीष ने सुबह ही कहा था जब जुड़े थे कि आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ नजर आती है, और जाते जाते भी आईसीआईसीआई बैंक पे फिर से रीआइट्रेट करते हुए बाय का कॉल। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जोमेटो की बात करी तो गाबा सर एक क्वेरी और आई हुई है, वो कार्ट रेट को लेकर है। और कार्ट रेट को लेकर ये परेशानी है कि जब से लिस्ट हुआ है नीचे ही सरकता चले जा रहा है, क्या करें? वीकनेस फर्दर और बढ़ने वाली है क्या स्टॉक को लेकर? एग्जिट कर दूं क्या? हाँ, अभी रिसेंट लिस्टिंग का कार्ट रेट है तो वीक। इसका जो फर्स्ट सेल सिग्नल कम चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हो? हाँ जी, इसका जो ऐसा है कि फर्स्ट सेल सिग्नल आया था 1460 के आसपास, जो सेकंड सेल सिग्नल आया 1360 है तो वीक। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम नॉर्मली मानते हैं टेक्निकल रूप से नो लो इज लो, तो भाई पुट अ फ्लोर अंडरनीथ। जब तक जाता है जाने दो, जब संभलेगा लेना होगा तब देखेंगे, फिलहाल तो डाउन है कार्ट रेट। स्क्रीन पे नजर आ रही है और ये वीकनेस शायद आगे भी कंटिन्यू। जिसने भी सवाल पूछा था वो मिस आउट हो गया। कार्ट रेट के लिए ये क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दी। सतवेश सर, आपका सेलान एक्सप्लोरेशन चल गया है। आपके चलाने से फायदा ये हो गया कि आज सीधा साधा मेरी टीम का कंपोनेंट था, कुछ नहीं तो कुछ तो चला, एक आध स्टॉक तो मेरी टीम में। क्या करना है, स्टॉप लॉस रिवाइज करना है क्या? आशीष, मैं कहता हूं इसका चार्ट सच में बहुत बढ़िया है। ये तो बाकी ऑटो सेक्टर चल गया तो ये ठंडा हो गया, लेकिन जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट हो रहा है सच में ये बहुत बढ़िया है। मींस हम कहते हैं ना कि करेक्शन के बाद एंट्री करना है, तो दिस इज द पॉइंट्स। तो यहाँ पे बाय करना ही है। 145 का स्टॉप लॉस इनिशियल में सजेस्ट किया था, अभी उसको थोड़ा ट्रेल करे, 150 पे करिए, लेकिन रखे इसे 165 पहला रेजिस्टेंस, वो निकले तो 175 प्लस। हाईलाइट इस पर आप देखें है सेलार एक्सप्लोरेशन आपकी स्क्रीन पे हाई पर है, और यकीन मानिए आईसीआईसीआई बैंक आज अगर क्लोज होगा इन लेवल्स पे। अच्छा, मैं स्पॉट के चार्ट लगाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे जरा प्लीज स्पॉट रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे 731 पे, यानी आशीष ये आईसीआईसीआई बैंक के करियर की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। 731 का प्राइस। इससे पहले इंट्राडे में एक हाई लगा था करीब करीब 733 रुपए का, 733 रुपए 20 पैसे, लेकिन क्लोज नहीं हुआ था। तो ये इसकी ऑल टाइम हाई क्लोज होगी। और जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, इसने अपने हिस्टोरिकल हाइस को रीगेन किया था, टच किया, और उसके बाद अब फिर क्लोजिंग 1623 पे आ रही है, लेकिन इंट्राडे जो हाई था उसके मुताबिक इसने अपना प्रीवियस हाई को एक बार किस कर लिया, छू लिया, और फिर बैकफुट पे आ गया। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक फिर ट्रेडर्स को और बैंक निफ्टी को कल के लिए टोज पे रखेंगे। इनका सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी दिक्कत ये होती है क्लोजिंग के वक्त और एक्सपायरी के क्लोजिंग के वक्त, और स्पेशली अगर आप देखें एक्सपायरी वीक में, कि थोड़े से लॉन्ग ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं, तो वो मोमेंटम को हर्ट करता है। अदरवाइज अगर आप देखें दिक्कत नहीं है। एक बार लेके आइए एक और स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा है और मेरे को टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा है। प्लीज़ टिप्पणी करिएगा और स्क्रीन पर रखिएगा जरा चेन्नई पेट्रो। अब ये पूरी थीम ही अगर आप देखें चल रही है। एक बार रचना जी 122 के प्राइस में, और ये एक क्लासिकल रिवर्सल का साइन है, 122.50, और अब उस ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर रहा है जिस ट्रेजेक्ट्री से ब्रेक डाउन हुआ था 18 जून को, और उसके बाद 23 जुलाई को यहीं पे ब्रेक डाउन हुआ था। 22.70 नाउ
कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को डिलीवरी पर्सपेक्टिव से? जी बिल्कुल, ये डिलीवरी वाला ही स्टॉक है और इसका जो चार्ट सेटअप है यहाँ पे पोजिशनली कॉल लिया जा सकता है, नॉट जस्ट फॉर अ स्विंग। तो ओवरऑल मार्केट सस्टेन करेगी तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया चलनी चाहिए और इसका एसएल होना चाहिए पोजिशनल प्लेयर्स के लिए मल्टीपल वीक्स टू मल्टीपल मंथ्स के हिसाब से। इसका एसएल होना चाहिए 110 पे और ऊपर वाली साइड पे इसके टारगेट्स हो सकते हैं 130 और उसके बाद 145। 123.20 हो गया बात करते करते, ये स्टॉक अच्छा करता हुआ, लेकिन क्लोजिंग के मुताबिक अगर आप डेटा देखें तो एक और स्टॉक जिसका जिक्र आशीष और हम डिस्कशन में कर रहे थे वो था अदानी एंटरप्राइजेस। 1540 की यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है, बहुत शानदार क्लोजिंग और रोलिंग अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई पर। तो आशीष, अदानी स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग, ICICI बैंक, HDFC बैंक हाईलाइट रहे क्लोजिंग के, और साथ ही साथ IRCTC ये एक और स्टॉक जो कि बेहद शानदार क्लोजिंग देता हुआ। चेन्नई पेट्रो अब आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, ये भी हमने ट्रेड पिक किया और करीब करीब आप समझ लीजिए कि 124 रुपये हो गया स्क्रीन पे ये स्टॉक का। चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए। सोमवार की इस क्लोजिंग को जो कि करीब 5 अंक शायद लगभग ऊपर आएगी, लेकिन निफ्टी बैंक 350 अंक ऊपर। क्या रही बारीकियां, आइए समझते हैं आशीष के साथ वॉल पे। आशीष ओवर टू यू। हाँ, वॉल पे जाने का समय। वॉल पे जाते आते एक पहले दिखा दूं डाउ फ्यूचर्स 122 अंकों की मजबूती। तो फ्राइडे को जो फ्लैट ट्रेड हुआ उसके बाद आज शायद 1/3 से आधे % की मजबूती। वैसे दिन के दौरान 170 180 पॉइंट तक का डाउ फ्यूचर्स उछाल दिखा रहा था, लेकिन अभी भी 125 अंकों की मजबूती के साथ आज शाम को शुरुआत होने के इंडिकेशन। तो ये डाइजेस्ट करके हम जा रहे हैं, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, कल सुबह देखना होगा फिर इसके बियॉन्ड कितनी और तेजी या कितना फिजल आउट होती है वो रैली। चलिए अब भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। हफ्ते की शुरुआत तो बढ़िया हुई थी, जब वो सेशन का कल्मिनेशन हो रहा है तो जहां वीकली क्लोज हुई थी फ्राइडे को वहीं जाके हम आज समाप्ति करेंगे। डॉक्टर साहब, इंट्राडे को शुरू करें क्या? तो वॉलेटाइल रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, अच्छे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ने के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गए, वीकनेस आई, लो लेवल से रिकवरी आई, रिकवरी फिर फिजल आउट हुई, नेट एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ निफ्टी 17,855 17,850 के जोन्स पर। जो पॉकेट आज हाईलाइट थी सुबह से वो निफ्टी बैंक थी, खुलते ही आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो गई थी, अच्छे टिक्स आए, एक समय तो 1.25% तक के अपटिक्स देखने को मिले थे, इवेंचुअली क्लोज भी शायद 1% की वो वापस लाई स्क्रीन पे। 1% की निफ्टी बैंक में मजबूती के साथ ही हम सेशन का क्लोज होता हुआ देखेंगे। निफ्टी बैंक के साथ जो दो और पॉकेट्स आज हाईलाइट बनी, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो एज अ स्पेस। गजब का आउट परफॉर्मेंस ऑटो इंडेक्स में था, उस पर बाद में आता हूं, जो स्क्रीन दिख रही है अभी उसी पे फोकस कर लेता हूं। बैंक्स चल रहे थे लेकिन आईटी लेगार्ड बना और आईटी में अच्छा खासा करेक्टिव मूव आया। आईटी इंडेक्स 3% का दबाव था, तो काफी हद तक निगेट कर दिया इसने, जिस तरह का प्रेशर आईटी पे आया काफी हद तक निगेट कर दिया उसने बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस को। अब जरा वो हीट मैप लेकर आइएगा। एडवांस डिक्लाइन 1 for 1 ही कह दूंगा, थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में चला गया। शुरुआत अच्छी हुई थी सेशन की, लेकिन इवेंचुअली डिक्लाइंस के माइल्डली इन फेवर है, लेकिन फिर भी 1 for 1 या मोटा मोटी उस रेशियो को लेकर चले। निफ्टी आपका हीट मैप स्क्रीन पर आता हुआ, मैंने कहा था आज की हाईलाइट बनी दिन के दौरान ऑटो और गजब की शॉर्ट कवरिंग आ रही और स्ट्रीट में सब बुलिश हो रहे हैं इस पॉकेट को लेकर। तो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पहली लाइन में पहले रो में ये सब वो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा हैवीवेट, एक तो बैंक्स ने आउट परफॉर्म करा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्री, 0.25% का उछाल, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, 17 लाख के करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल्स को ब्रीच करा। गजब का मोमेंटम रिलायंस के साथ वो बैंकिंग पैक में HDFC बैंक, वो SBI, ये सब वो बैंक्स थे जो बेहतर करते हुए नजर आए, ये सब वो हैवी वेट्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मोटा मोटी ऑटोज आज की हाईलाइट, बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी की तरह। नीचे दबाव कहां था? लार्जली सिर्फ आईटी ने डोमिनेट करा उस दबाव को। तो HCL टेक महिंद्रा, विप्रो आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़े लेगार्ड्स ये हैं। इस पे जोड़ लीजिए इन्फोसिस, इस पे जोड़ लीजिए TCS, वो सब के सब, इन्फोसिस ये रहा, TCS उधर आपको नजर आएगा, सब में दबाव के साथ कामकाज हुआ। बजाज फिनसर्व, डिवीज प्रेशर में। अच्छा, ना सिर्फ आईटी में दबाव था, कुछ बैकफुट पे गए फार्मास्यूटिकल नाम, जैसे कि डिवीज का नाम लिया मैंने,
कुछ बैकफुट पे गए एफएमसीजी नेम्स, तो HUL हुआ, नेस्ले हुआ, ब्रिटानिया हुआ, ये सब एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े से ठंडे कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों के आउट परफॉर्मर्स जो हैं वो आज के लेगार्ड्स बने, जो अब तक लेगार्ड्स थे वो आउट परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए वो ऑटो, इसीलिए वो बैंक्स इंच पॉकेट्स में आउट। तो सेक्टोरल चर्निंग चल रही है, वो ब्यूटीफुली स्क्रीन्स पे आपको चर्निंग नजर आएगी। तो ये तो रहा निफ्टी का हीट मैप, बाजार की मोटा मोटी चाल। लेकिन वीरू, वायदा बाजार कैसा रहा? आशीष, सोमवार की क्लोजिंग में कुछ डेटा पे फोकस करते हैं और वो है रोल ओवर के स्टैट्स। वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या जो है मोमेंटम के साथ अगली सीरीज में जा रहा है। हालांकि सीरीज अगली शुक्रवार को शुरू होगी, लेकिन मंगल बुध बृहस्पति में कहाँ मोमेंटम रह सकता है। मैं बार बार जिक्र कर रहा था अदानी स्पेस का। आशीष, अदानी पोर्ट्स का रोल ओवर है 70%। दैट्स सरप्राइजिंग, याद रखिएगा। तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा, इसकी क्लोजिंग डी हाई पर आई है। ग्रेसिम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 51% रोल ओवर। टाटा मोटर्स की क्लोजिंग 46%। और याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट जिस पर मैं सुबह बात कर रहा था कि उस कैंडल जिस दिन इस कंपनी की कमेंट्री थी, चिप्स को लेकर, वो जो ह्यूज सेल ऑफ हुआ था, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे, ये उस स्टॉक कैंडल में ट्रेवल कर रहा है इस वक्त। 46% रोल ओवर। HDFC बैंक 40% रोल ओवर। इंडसइंड बैंक लगभग 40% रोल ओवर। और एक और चीज़, एक स्टॉक को भूल मत जाना जिसके 10 दिन लास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे आशीष, 43% रोल ओवर इन ITC। दैट्स सरप्राइजिंग। ITC कल यानी शुक्रवार को रोल ओवर्स की शीट में सबसे ऊपर था, तो ITC पर नजर रखिएगा। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन, आशीष चतुर्मोता जी, प्रकाश गाबा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, राजेश सतपुते जी, और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखने के लिए। आइए देखते हैं सीधे सौदा की टीम आज रुझान क्या रहा फाइनली, अगर आप देखें कमेंट्स में। नीरज जी लगभग 2.5% का स्विंग रहा उनकी टीम में, और 2.47, और आशीष की टीम में 2.77, यानी 0.30 से अगर आप देखें तो आशीष आज बाजी मार गए। लेकिन स्टॉक्स वो जो कमाल कर गए आज दोनों खिलाड़ियों की टीम में। इस क्रम में आशीष की टीम में अलंकित लगभग 8.5% का स्विंग, सिलान लगभग 6% का अगर आप देखें स्विंग, और UFO मूवीज़ में करीब 5% का स्विंग, और अल्फाजो इंडिया लगभग 5.5% का स्विंग देखे गया, और GHCL एक और स्टॉक जिस पे काफ़ी स्विंग मिला। आपकी स्क्रीन पे आशीष 2.77, नीरज जी 2.46। बहुत अगर आप देखें क्लोज रहा ये आज का, अगर आप देखें मैच, लेकिन शानदार रहा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपके साथ दीपाली, और आपसे अगली मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए